चैप्टर 36 5 एनर्जीज ओरिजिन पर संगम और उसके बाद के बदलाव। मैं जमीन पर उतरा, अपने साथियों को जगाया और छोटी सी बात में पूरी सिचुएशन समझा दी। लगता था हम लोग कहीं फंस चुके हैं, न जगह का पता, न रास्ता, न कोई अंदाजा। मैं सबको लेकर एक गुफा यानी केव में गया, आग जलाई और थोड़ा सा खाना खिलाया। उसके बाद मैंने उन्हें फिर से सुला दिया और खुद गुफा से बाहर निकल आया। थड, मैंने हवा को किक मारा और उस दिशा में दौड़ पड़ा जहां वो लोमड़ी थी। थड, कितनी देर तक मैं हवा में भटकता रहा मुझे खुद याद नहीं, लेकिन फिर मुझे दोबारा वो विशाल फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस महसूस हुई। एक बहुत बड़ी लोमड़ी 3 पूंछ के साथ। इस बार मैं कितनी दूर जा सकता हूँ? थंप, मैं जमीन पर उतर आया। धीरे धीरे मैं लोमड़ी की तरफ बढ़ने लगा और साथ ही साथ 2 मार्शल आर्ट्स को एक साथ चला रहा था। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टीवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स और रिकॉर्ड ऑफ गेजिंग कल्टीवेशन एंड एक्सीडिंग मार्शल आर्ट्स। बज़, व्हिर, हाथ को तलवार जैसा बनाकर मैंने हवा को काटा, लोमड़ी की परसेप्शन को चीर दिया। धीरे, बिल्कुल धीरे मैं आगे बढ़ता गया, सिर्फ 10 कदम दूर। यही मेरी पिछली जिंदगी की सीमा थी। और अब स्टेप। बिना हिचकिचाए मैं 10 कदम के अंदर आ गया। स्टेप और 1 कदम। अब कॉन्शियसनेस का टेक्सचर पहले से कहीं ज्यादा साफ और स्पष्ट था। जब मैं पहली बार 3 फ्लावर्स गैदर्ड द समिट पर पहुंचा था, तब से भी ज्यादा। अब समझ आ रहा था कैसे काटना है, कैसे रास्ता बनाना है। मैं लोमड़ी के फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस के और करीब चलता गया। 9 कदम, 8, 7, 3, 2 और फिर सिर्फ 1 कदम बाकी। एक पल के लिए मैं रुका, अपनी नीयत को और तेज किया और फिर स्टेप। मैं लोमड़ी के कॉन्शियसनेस के डोमेन में घुस गया। इस तरह मैं सफलता से एक कोर फॉर्मेशन डीमन के कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर चुका था। कोर फॉर्मेशन डीमन की कॉन्शियसनेस, आखिरकार। मैंने अंदर ही अंदर मुस्कुराया। आखिर अब मैं किसी कोर फॉर्मेशन बीइंग के कॉन्शियसनेस के अंदर कम से कम ऑपरेट तो कर सकता हूँ। मतलब कम से कम मैं उनके सामने भाग तो सकता हूँ। मैं किम योंग हुन द्वारा बनाई गई मार्शल आर्ट्स का यूज़ करते हुए लोमड़ी के कॉन्शियसनेस के अंदर आगे बढ़ता रहा। इस लोमड़ी की कॉन्शियसनेस उसके शरीर से लगभग 30 ज़ैंग यानी 100 मीटर तक फैली हुई थी। मैं आगे बढ़ा, लगभग 1 ज़ैंग और करीब। अब बाकी दूरी थी 29 ज़ैंग। इस पॉइंट के बाद कॉन्शियसनेस की डेंसिटी अचानक बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन मैंने अपनी चेतना को एकजुट किया, अपनी नीयत को इकट्ठा किया। किम योंग हुन का एनलाइटनमेंट, जो सीक्रेट्स ऑफ गेजिंग कल्टिवेशन एंड एक्सीडिंग मार्शल आर्ट से विकसित हुआ था, अभी भी मेरे दिमाग में बिल्कुल ताज़ा था। इसका मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट है 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन। जैसे एक फर्स्ट रेट कल्टिवेटर पिनिकल के वर्ल्ड को नहीं समझ सकता और जैसे अर्ली पीक वाला 3 फ्लावर्स गैदर्ड द समिट को नहीं समझ पाता, वैसे ही 5 एनर्जीज से नीचे कोई भी इस मार्शल आर्ट सिस्टम को नहीं समझ सकता। इसीलिए ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसे ठीक से ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता। मेरी पिछली जिंदगी के अंत के शब्द, किम योंग हुन की आवाज़ मेरे कानों में गूंज उठी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अपनी सांस को स्थिर करता हूँ। ये मार्शल आर्ट अब, मेरी पूरी चेतना एक बिंदु पर आ जाती है, मेरे द्वारा विरासत में ली जाएगी। रिकॉर्ड ऑफ सरपासिंग कल्टिवेशन एंड मार्शल आर्ट्स, एक सुप्रीम मार्शल आर्ट सिस्टम जो सिर्फ 5 एनर्जीज के बाद शुरू होता है,
जो रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स से लेकर सीक्रेट्स ऑफ गेजिंग कल्टिवेशन एंड एक्सीडिंग मार्शल आर्ट्स के सभी चरणों से होकर जन्मा था। वो एनलाइटनमेंट मेरी उंगलियों के सिरों से फूट पड़ा। रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स कॉन्शियसनेस को काट सकता है। रिकॉर्ड ऑफ गेजिंग कल्टिवेशन एंड एक्सीडिंग मार्शल आर्ट्स कॉन्शियसनेस के साथ हार्मोनाइज कर सकता है। और रिकॉर्ड ऑफ सरपासिंग कल्टिवेशन एंड मार्शल आर्ट्स कॉन्शियसनेस को बांट सकता है। हवा में स्वॉर्ड गैंग बना। चमकते हुए स्वॉर्ड गैंग ने खुद ब खुद चलकर रिकॉर्ड ऑफ सरपासिंग कल्टिवेशन एंड मार्शल आर्ट्स को अनफोल्ड किया और लोमड़ी के कॉन्शियसनेस के अंदर घुस गया। क्योंकि स्वॉर्ड गैंग निर्जीव था, इसीलिए बायोलॉजिकल रिएक्शंस या विचारों की चिंता नहीं थी, बस कॉन्शियसनेस को काटना था। स्वॉर्ड गैंग तेजी से और 6 ज़ैंग पार कर गया। अब लोमड़ी से दूरी रह गई थी 23 ज़ैंग। इसके आगे कॉन्शियसनेस इतनी घनी हो गई कि आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। मैंने स्वॉर्ड गैंग को डिस्पर्स किया और रिकॉर्ड ऑफ सरपासिंग कल्टिवेशन एंड मार्शल आर्ट्स के सार को दोबारा सजाया। तो यह है सरपासिंग कल्टिवेशन एंड मार्शल आर्ट्स का असली बोध। एक ऐसी टेक्निक जहां मैं अपनी चेतना को विभाजित करता हूं, उसमें क्रियाएं डालता हूं और फिर उसे वास्तव में लागू करता हूं। ये सिर्फ मार्शल आर्ट नहीं थी, ये चेतना को चलाने का तरीका था। चैप्टर 36 5 एनर्जीज ओरिजिन पार संगम और उसके बाद के बदलाव पार्ट 2। सिर्फ सिंपल एक्शंस ही नहीं, अब तो मैं विचार, सोच, हत्ता कि एनलाइटनमेंट तक इनपुट कर सकता था। इसका मतलब था मेरी टेक्निक सब पूरी तरह अनफोल्ड हो सकती थी। यही है वो सार जो 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन के आगे वाले रेल्म की तरफ ले जाता है, गैंग ची कंप्रेशन स्फीयर का रेल्म। अब तक मैं सोचता था किम यंग हुन कैसे अपने दुश्मनों को गैंग ची के गोले से रोक लेता था, पर अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा था। अगर मैं रिकॉर्ड ऑफ सरपासिंग कल्टिवेशन एंड मार्शल आर्ट्स पर चलता रहा तो एक दिन मैं 5 एनर्जी से आगे वाले रेल्म तक पहुंच ही जाऊंगा। इसी उम्मीद के साथ मैंने एक बार फिर लोमड़ी की कॉन्शियसनेस को काटा और वापस गुफा की तरफ लौट आया। अगला सुबह लोमड़ी फिर आई। उसने फिर से मेरी बाजू मांगी और मैंने बिना ज्यादा सोचे फिर से दे दी। शायद मेरी नई बाजू में कोलेस्ट्रॉल और निकोटीन नहीं थी, इसलिए लोमड़ी ने उसे बड़े मज़े से चबाया। उसकी नज़र बाकी शरीर पर भी लालच से टिकी रही, लेकिन आखिर में बस इतना बोला, 5 दिन बाद वापस आएगी, और चली गई। लगता था मेरी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मेरा शरीर लोमड़ी के स्वाद के लिए और भी ज़्यादा उपयुक्त हो गया था। कुछ दिन बाद और फिर वो लोग आ गए। सुश। जैसे ही सर चैंग हो ने जमीन पर पांव पटका, मेरी कटी हुई बाजू दोबारा उगाई। 3 कल्टीवेटर्स प्रकट हुए और हमारी तरफ देखने लगे। इस बार उनका रिएक्शन थोड़ा अलग था। तो यहाँ 4 लोगों के पास स्पिरिचुअल रूट्स हैं। सुनहरे कपड़ों में मध्य उम्र का आदमी हाथ को हल्का सा झटकता है। उसकी कॉन्शियसनेस के हिलते ही आसपास की हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी अपने आप मुरझाई और मुझे, जॉन म्योंग हुन, ओ अह्यंसक और कांग मिन्ही को लपेट लिया। ये नया दृश्य है। अब तक सिर्फ वही 3 चुने जाते थे, पर इस बार मैं भी उनकी नज़र में आ चुका था। वो आपस में बात करते रहे, फिर एक एक करके जॉन म्योंग हुन, कांग मिन्ही और ओ अह्यंसक को ले गए। अंत में उनकी नज़र मुझ पर टिक गई। मेरे स्पेल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। अर्दन लिसनिंग टेक्निक पर भी कोई रिएक्शन नहीं। मेरी लॉ व्यू भी कुछ नहीं दिखा रही। साइलेंस। वूं वूं। उनके अजीब तरीके की बातचीत से मेरी कॉन्शियसनेस कांप उठी। अब मुझे समझ आया, वो आवाज़ से बात नहीं कर रहे थे, वो सीधा अर्थ को कॉन्शियसनेस में डाल रहे थे। चलो देखते हैं तुम्हारी स्पिरिचुअल नेचर कैसी है।
सुनहरी कपड़ों वाला आदमी मेरी तरफ हाथ बढ़ाता है। वूम वूम। हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी अपने आप हिलने लगी और मेरे पूरे शरीर को कंप्रेस कर दिया। साथ ही वो एनर्जी ज़बरदस्ती मेरी मेरिडियंस में घुस गई और हर जगह तबाही मचा दी। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि सुनहरे कपड़ों वाले आदमी की कॉन्शियसनेस मेरे शरीर के कोने कोने को खोज रही थी। ऐसा दर्द जैसे हर मेरिडियन में सुराख ड्रिल किए जा रहे हों। फिर भी मैंने दांत भींचे रखे और सब सह लिया। कुछ देर बाद सुनहरे कपड़ों वाले कल्टीवेटर ने बेदर्दी से स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर खींच लिया और बोला, तुम्हारी एंड्योरेंस अच्छी है, लेकिन फफ्ट। जो स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे शरीर से निकली थी वो हवा में जमा हुई और 5 धाराओं में बट गई। 5 एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स। ये देखते ही सुनहरे कपड़ों वाले और बाकी कल्टीवेटर्स की आंखों से इंटरेस्ट गायब हो गया। 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल नेचर। इसके शरीर से जो अशुद्ध एनर्जी आ रही है, क्या ये मार्शल आर्टिस्ट है? चेहरे से लगता है कल्टीवेशन वर्ल्ड से बिल्कुल अनजान है। शायद पहाड़ों में रहता रहा, अपनी स्पिरिचुअल नेचर जाने बिना बस मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करता रहा। नीले आर्मर में चैंग हो जोर से हंस पड़ा। तुम कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में जानते नहीं हो। कल्टीवेटर्स के लिए जितने कम एट्रीब्यूट्स होते हैं उतनी तेज कल्टीवेशन होती है, और जितने ज्यादा एट्रीब्यूट्स उतनी धीमी गति। इसीलिए एक एट्रीब्यूट वाली स्पिरिचुअल नेचर को हेवनली स्पिरिचुअल नेचर कहते हैं। 2 या 3 एट्रीब्यूट्स वाले को ट्रू स्पिरिचुअल नेचर, 4 या 5 एट्रीब्यूट्स वाले को मिक्स्ड स्पिरिचुअल नेचर, जिसे लोग नीचा समझते हैं। साइलेंस। लेकिन ज्यादा परेशान मत हो। अगर कल्टीवेशन सिर्फ टैलेंट पर डिपेंड करती तो तुम जैसे 5 एलिमेंट्स वाले कब के लटक चुके होते। कल्टीवेशन सिर्फ टैलेंट नहीं होती, टेक्निक की समझ, रेल्म्स की अंडरस्टैंडिंग और ओवरऑल मेंटल कैपेसिटी भी ज़रूरी होती है। परसिस्टेंस, पेशेंस और विल पावर का रोल भी बहुत बड़ा होता है। टैलेंट तो तुम्हारा बेकार है और मेंटल कैपेसिटी का भी भरोसा नहीं, लेकिन तुमने उस सुनहरे कपड़ों वाले के ब्रूटल टेस्ट के दौरान चीखी नहीं, इसका मतलब तुम्हारी एंड्योरेंस और विल पावर काफ़ी अच्छी है। फफ्ट। चैंग हो जोर से हंसा और एक छोटा सा रोशनी का गोला मेरी तरफ उछाल दिया। वो रोशनी मेरे हाथ के पिछले हिस्से में घुल गई और एक छोटा सा निशान बन गया। मेरे परिवार की एक्सटेंडेड लिनिएज के बिल्कुल दूर एक छोटा कल्टीवेटर क्लैन है। वो इतने कमज़ोर है कि इस बार असेंशन गेट तक ले जाने लायक नहीं थे। फिर भी ये तुम्हारे काम आ सकता है। ये मेरे परिवार का एक एक्सटर्नल मेंबर रिकमेंडेशन लेटर है। वो लोग मॉर्टल्स के एक देश ब्योक्रा में रहते हैं। उनका सरनेम चेहमुन है। तुम चेहमुन क्लैन की तरफ जाना। इतना कहकर सर चैंग हो और बाकी दोनों कल्टीवेटर्स रोशनी के गोले बन गए और आसमान में गायब हो गए। साइलेंस। मैंने चुपचाप हाथ पर बने छोटे से निशान को देखते हुए सर चैंग हो को मन ही मन प्रणाम किया। तब डेप्यूटी मैनेजर सर ने पूछा, हे डेप्यूटी मैनेजर, उन्होंने आखिर कहा क्या? मुझे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं आया। मैंने सिर हिला दिया जैसे कुछ पता ही ना हो, और एक और दिन गुजर गया। पहले की तरह ही एक और तूफान आया। मैं गुफा के अंदर लेटा हुआ था, डेप्यूटी मैनेजर ओ हे सेव को संभालते हुए। दर्द के मारे वो हल्की हल्की कराह रही थी और मैं चुपचाप उसे ऑब्जर्व कर रहा था। हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी इसके आसपास घूम रही है। पहले मुझे इसका एहसास नहीं होता था, पर अब अवेकेंड कॉन्शियसनेस के बाद मैं क्लियरली देख पा रहा था। आसमान की विशाल स्पिरिचुअल शक्ति उसके चारों तरफ घूम रही थी, जैसे उसे लपेट रही हो। कुछ देर बाद सी ड्रैगन किंग सेव हुअल प्रकट हुआ, उसे अपने साथ ले गया। और ज्यादा वक्त नहीं लगा, मैनेजर किम येन की पावर्स भी जग गईं। गुगु गुगु गु। ये अब जाकर अपनी जागी हुई कॉन्शियसनेस के साथ मैं मैनेजर किम येन की असली शक्ति को थोड़ा बहुत समझ पा रहा था।
ये कमाल है। क्या ये सच में एक इंसान की कॉन्शियसनेस है? उसके आसपास जैसे अनगिनत धागे निकल रहे हों, हजार, लाख, करोड़, असंख्य कॉन्शियसनेस के थ्रेड्स हेवन और अर्थ के बीच की जगह को घेर रहे थे। उन थ्रेड्स का स्केल कल्टीवेटर्स की कॉन्शियसनेस से भी कम नहीं लग रहा था। इसी दौरान मैंने देखा कि उसका अपर दांतियन तेज गति से फैल रहा था। मेरी तरह ही पावर्स जागने के बाद के साइड इफ़ेक्ट्स। उसकी एबिलिटी देखकर मैं हल्का सा चौंक गया। मैंने तुरंत कुछ एक्यूपॉइंट्स दबाए ताकि उसका अपर दांतियन थोड़ा स्टेबलाइज हो सके। ओह, डेप्यूटी मैनेजर सेओ, आप ऐसे छूले हो तो मेरे सर का दर्द कम लग रहा है। मैनेजर किम यान ने सर पकड़ा और मुझे देखा। फिर उसकी नज़र एक दिशा में चली गई जहां कुछ कल्टीवेटर्स और सी ड्रैगन किंग गए थे। उसी दिशा से एक कुबड़ा अजीब सा प्राणी उड़ता हुआ आ रहा था। हुश! जैसे ही वो कुबड़ा प्राणी पहुंचा, उसने मुझे और मैनेजर किम यन को देखा और उसकी तरफ उंगली से इशारा किया। एक सफ़ेद रोशनी का गोला उड़ता हुआ आया और मैनेजर किम यन के अपर दांतियन पर जा लगा। तुरंत ही वहां हो रही ट्विस्टिंग और असंतुलन धीरे धीरे शांत होने लगी। ये क्या चीज़ है? अपनी पिछली जिंदगी में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। लगता था ये चीज़ वो बुढ़ा हमेशा से यूज़ करता आ रहा था, बस मैं अभी तक देख नहीं पा रहा था। कुबड़े बुढ़े ने पहले मैनेजर किम यान को अच्छे से देखा, फिर उसकी नज़र मुझ पर आ टिकी। ये क्या है? पिछले कल्टीवेटर्स की तरह इसका नज़रिया भी अलग था। बोन स्ट्रक्चर, स्पिरिचुअल नेचर, कॉन्शियसनेस का साइज। कुछ पल मुझे देखने के बाद कुबड़ा अचानक पास आया और मेरे शरीर को इधर-उधर टटोलने लगा। थोड़ी देर बाद वो ही करके हंस पड़ा। समझ गया, ये इंटरनल एनर्जी, ये हड्डियां, ये मेरिडियंस, कॉन्शियसनेस का साइज और सबसे खास 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स। वो दांत दिखाकर हंसने लगा। तुम जन्म से कल्टीवेटर नहीं हो, है ना? उस बात पर मैं अपने आप थोड़ा काम गया। ना तो पहले के कल्टीवेटर्स ने और ना ही सी ड्रैगन किंग ने कभी इस बात को पकड़ा था। शायद उन्हें परवाह ही नहीं थी। कुबड़ा बुढ़ा हंसता रहा और मुझे छेड़ता रहा। मैं थोड़ा इरिटेट हो गया, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस का साइज देखकर समझ गया कि मैं इसका विरोध नहीं कर सकता। चुपचाप सहना ही बेहतर था। तुम्हारी कॉन्शियसनेस हिल रही है। मैं सही था। तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो जिसने मार्शल आर्ट सीखकर कल्टीवेटर्स के रेल्म में कदम रखा है, सही? आपको कैसे पता चला? मैंने यानगुओ की भाषा में पूछा, ताकि किम यान और डायरेक्टर किम न समझ पाएं। कुबड़ा बुढ़ा हंस पड़ा। 1600 साल पहले मैंने तुम जैसे एक और को देखा था। मार्शल आर्टिस्ट्स इस रेल्म को 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन कहते हैं, है ना? हाँ, मुझे पहले ही अंदाज़ा था ये लोग बहुत लंबी जिंदगी जीने वाले प्राणी हैं। इतनी लंबी जिंदगी में कम से कम एक बार तो किसी मार्शल आर्टिस्ट से मुलाकात हुई ही होगी जो 5 एनर्जीज तक पहुंचा हो। वो भी मार्शल वर्ल्ड में एक जीनियस माना जाता था। जब मैं की बिल्डिंग स्टेज में था तो वो मुझसे टक्कर ले सकता था। आखिरकार वो हार गया, पर काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने पुराने ग्रंथों को छान मारा ऐसे अजीब लोगों के बारे में, और पता चला हर कुछ 100 सालों में ऐसे लोग कभी-कभी जन्म लेते हैं। बहुत ही कम, पर आते ज़रूर हैं। उस बुढ़े ने मेरा कंधा थपथपाया। मजबूत शरीर, चौड़ी मेरिडियंस, मार्शल आर्टिस्ट की इंटरनल एनर्जी से भरा हुआ दांतियन। फिर उसने अचानक मेरी ठोड़ी पकड़ ली, जबरदस्ती मेरा मुंह खोला और दांतों की तरफ इशारा किया। एक पल के लिए मेरा मन हुआ उसे लात मार दूं, पर नतीजों को सोचकर मैंने गुस्सा दबा लिया। बिल्कुल परफेक्ट और सिमेट्रिकल दांत। ऐसी अलाइनमेंट नेचुरली नहीं होती।
स्पिरिचुअल रूट्स के साथ जन्म ले कल्टिवेटर्स के दांत भी ऐसे नहीं होते। सिर्फ वो मार्शल आर्टिस्ट्स जो 5 एनर्जीज तक पहुंचकर पूरी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, उनके दांत ऐसे होते हैं। उसने मेरी ठोड़ी छोड़ी और अपनी कॉन्शियसनेस से मेरी कॉन्शियसनेस डोमेन को छुआ। और तुम्हारी कॉन्शियसनेस 3rd या 4th स्टार की रिफाइनिंग के बराबर है। बिना स्पिरिचुअल पावर के एक मार्शल आर्टिस्ट की कॉन्शियसनेस इतनी बड़ी हो, ये नामुमकिन है। ये सिर्फ उन मार्शल आर्टिस्ट्स में होता है जिन्होंने 5 एनर्जीज पर कॉन्शियसनेस अवेकन की हो। फिर उसने मेरी कलाई पकड़ी और नाड़ी चेक करने जैसे एनर्जी भेज दी। 5 एनर्जीज पर पहुंचने पर मार्शल आर्टिस्ट्स 5 एलिमेंट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को बराबरी से खींचते हैं, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त अपर दांतियन में इम्बैलेंस ना हो। इसी वजह से 5 एनर्जीज पर पहुंच चुके मार्शल आर्टिस्ट्स के शरीर में स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा बैलेंस्ड होती है, आम 5 एलिमेंट कल्टिवेटर्स से भी ज़्यादा। यही सबूत है कि तुम कोई आम 5 एलिमेंट कल्टिवेटर नहीं हो, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू दी ओरिजिन वाले। कुबड़ा बुढ़ा हंस पड़ा और आखिरकार मुझे छोड़ दिया। ऐसी बातें सिर्फ मुझ जैसे विद्वान और बुढ़े ही जानते हैं, जो बहुत लंबी जिंदगी जी चुके हैं। तुम्हें देखकर मुझे अपनी जवानी का एक पुराना दोस्त याद आ गया, इसलिए थोड़ा ज्यादा बोल गया। लगता था जैसे उस कुबड़े बुढ़े ने मुझे 1600 साल पहले मिले उस मार्शल आर्टिस्ट से ओवरलैप कर दिया हो। कुबड़ा बुढ़ा मेरी हाथ पर बने निशान को देखकर टेढ़ी सी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे हाथ का ये निशान देखकर लगता है चैंग हो, वो ज्यादा ही दयालु आदमी तुम्हें रेकमेंडेशन दे गया है, हाँ? कितना बेवकूफ़ और मूर्ख है वो। 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू दी ओरिजिन तक पहुंच चुका एक मार्शल आर्टिस्ट बॉडी रिफाइनमेंट टेक्निक का विरासत लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। सिर्फ 5 एनर्जीज पर पहुंचना ही बेसिक कॉम्बैट पावर की गारंटी होती है, और ऐसे इंसान को लोअर रेल्म्स के किसी छोटे से घटिया क्लैन को रेकमेंड कर देना, उस बेवकूफ़ ने एक और गलती कर दी। वो मजाक उड़ाता हुआ हंस पड़ा, फिर मुझसे सवाल किया, एक सवाल है, तुम्हारी मुख्य मार्शल आर्ट क्या थी? स्वॉर्ड्समैनशिप। ओह अच्छा, तलवार अच्छी होती है। जिस दोस्त से मैं मिला था वो ज़्यादातर भाला यानी स्पीयर यूज़ करता था, पर उसने स्वॉर्ड्समैनशिप भी सीखी थी। वैसे भी अधिकतर मार्शल आर्टिस्ट्स तलवार सीखते ही हैं। फिर वो थोड़ा रुका, लेकिन वो बात ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी बात तुम हो। उसने मुझे कुटिल मुस्कान के साथ देखा। क्या तुम कसम खा सकते हो कि जिंदगी भर कभी तलवार नहीं उठाओगे? अगर ऐसी कसम खा लो तो मैं खुद तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। जिंदगी भर तलवार ना उठाना? सोचने का वक्त लगभग था ही नहीं। सच कहूं तो सोच हुई ही नहीं। माफ़ी चाहता हूं, पर मैं तलवार को छोड़ नहीं सकता। चाहे मेरे शिष्य बनने पर तुम असेंशन गेट के पार सीधा हायर रेल्म्स तक पहुंच सकते हो। मुझे शायद उस अवसर का पूरा अर्थ समझ न आए, पर जिस मार्शल आर्ट को मैंने पूरी जिंदगी निभाया है, उसे मैं छोड़ नहीं सकता। मेरे शिष्य बनने पर तुम और कई 100 साल जी सकते हो, और फिर भी सिर्फ कुछ दशकों की प्रैक्टिस के लिए इतना जिद? सिर्फ कुछ दशक? मेरे चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कान आ गई। सिर्फ कुछ दशक नहीं, मेरी पिछली जिंदगियां हैं। हाँ, मार्शल आर्ट्स मेरी पिछली जिंदगियां हैं। माफ़ी चाहता हूँ, पर मैं, चाहे मेरी उम्र छोटी हो और मैं जल्दी मर जाऊं, अपने हाथ में सौंपी गई तलवार को छोड़ नहीं सकता। कुबड़ा बुद्धा कुछ देर तक मुझे घूरता रहा, फिर एक थकी हुई सी हंसी हंसी। कितना बोर लगता है। 1600 साल पहले जिससे मिला था उसने भी बिल्कुल यही कहा था। उसकी कॉन्शियसनेस सिर्फ ची रिफाइनिंग के 4th स्टार पर थी, फिर भी वो ची रिफाइनिंग के पीक से ऊपर के अटैक निकाल सकता था। बहुत ही दिलचस्प था।
इसलिए मैंने उसे भी शिष्य बनाना चाहा था, पर उसने भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही कहा। उसके चेहरे पर थोड़ी अफसोस भरी तस्वीर थी। ठीक है, अगर तुम शिष्य नहीं बनना चाहते तो रहने दो, बस इतना जान लो कि मेरा मिजाज अच्छा नहीं है, इसलिए चैंगहो की तरह मैं तुम्हारी कोई ख़ास सिफारिश नहीं करूँगा। बस इतना समझ लो कि हमारी राह एक नहीं हुई, अब दफ़ा हो जाओ। वुश! उसने हाथ बढ़ाया और उसके पीछे स्पेस फट गया। एक काली अंधेरी वॉइड निकल आई, बिल्कुल पहले जैसा ही। मेरा और किम यांग हुन का शरीर उस स्पेशल रिफ्ट की तरफ खींचा जाने लगा। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुमने शिष्य बनना मना किया, लेकिन तुम्हारे जज्बे की मैं इज्जत करता हूँ, इसलिए एक तोहफा देता हूँ। पुफ! कुबड़े बुद्धे की उंगलियों से एक सफ़ेद रोशनी का गोला फूटा। वो रोशनी मेरे सर के अंदर घुस गई जब मैं स्पेशल रिफ्ट में खींचा जा रहा था, और मेरे मन में कुछ छाप सा गया। हमेशा की तरह मैं उस स्पेशल रिफ्ट के अंदर गिर गया। बस इस बार फ़र्क ये था, रिफ्ट के पार आखिरी चीज़ जो मैंने देखी, वो मैनेजर किम का हाथ नहीं, बल्कि कुबड़े बुद्धे का हाथ हिलाना था। वुश! हवा तेज़ चल रही है, बहुत ठंड है, चारों तरफ सिर्फ नीला रंग। ये जगह? अचानक मुझे एहसास हुआ, मैं बहुत तेज़ नीचे गिर रहा हूँ। ये तो पागलपन है। मैं होश में आया। मैं गिर रहा हूँ, आसमान से। इधर-उधर देखा, किम यांग हुन भी दूर कहीं मेरे साथ गिर रहा था। मैंने तुरंत वॉइड स्टेपिंग लगाया, उसे पकड़ा, उसका स्लीप एक्यूपॉइंट दबाया ताकि वो बेहोश ही रहे, और फिर वॉइड स्टेपिंग से गिरने की गति कम की। कुछ देर गिरने के बाद मैंने हवा में कदम रखा और सुरक्षित जमीन पर उतर आया। अगर वक्त पर होश ना आता तो सीधा अगला जन्म शुरू हो जाता। रोंगटे खड़े हो गए। कितना भी रैंडम हो, आसमान से गिरना मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने ठंडे पसीने को पोंछा और आसपास देखा। सबसे पहले ये जगह। वॉइड स्टेप्स के साथ हवा में उछल-उछल कर मैंने इलाके को देखा और धीरे-धीरे समझ आया। लियानशान शहर के पश्चिम में। लियानशान शहर, वही शहर जहां मैं पहली बार गिरा था। कई बार रिग्रेस करने के बाद मैं फिर से इसी जगह के पास आ गिरा। पहले देखते हैं कि कुबड़े बुद्ध ने मुझे दिया क्या है। मैंने आंखें बंद की और अपने मन में उस कानून को पढ़ना शुरू किया जो कुबड़े बुद्ध ने मेरे दिमाग में छाप दिया था। चैप्टर 37 कल्टिवेटर 1 वूम वूम। मेरे दिमाग के अंदर एक पूरी किताब जितने रहस्यमय रून्स धीरे धीरे तैर रहे थे। मैं उन रून्स को ध्यान से देख रहा था और धीरे धीरे उनका मतलब समझ में आने लगा। इस टेक्निक का नाम था हिडन कॉन्शियसनेस टेक्निक, एक ऐसी अद्भुत विद्या जो अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को छुपा सकती है ताकि इंसान कम रेल्म का कल्टिवेटर लगे। इसे चलाने के लिए स्पिरिचुअल पावर की भी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ कॉन्शियसनेस का कंट्रोल काफ़ी था। इस टेक्निक का बेसिक प्रिंसिपल ये था कि अपनी कॉन्शियसनेस को कंप्रेस करके अपर डांटियन में धकेल दिया जाए। इससे कॉन्शियसनेस का साइज टेम्परेरीली कम हो जाता है, लेकिन उसकी डेंसिटी और क्लैरिटी काफ़ी बढ़ जाती है। कुछ हद तक ये कल्टिवेशन की स्पीड को भी तेज़ कर सकता था। इंटेंट के साथ डील करने की वजह से इसमें रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स और रिकॉर्ड ऑफ सरपासिंग कल्टिवेशन एंड मार्शल आर्ट्स से काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। मैं हंचबैक बुढ़े के छोड़े हुए हर एक रून को ध्यान से पढ़ गया। अंत में मुझे उसका छोड़ा हुआ एक संदेश मिला। 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन तक पहुंच चुके एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में तुम्हारी कॉन्शियसनेस आम कल्टिवेटर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन सिर्फ इसलिए घमंड मत करना कि तुम्हारे 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स मीडियोकर हैं। अपनी सुपीरियॉरिटी को छुपा के रखो और शांत मन से कल्टिवेशन पर ध्यान दो। आधा अधूरा टैलेंट दिखाना सिर्फ उन लोगों की जलन को बुलाता है जिनके पास वो भी नहीं होता। इस अनमोल तोहफे के लिए धन्यवाद।
मैं चुपचाप उस हंचबैक बुढ़े का शुक्रिया अदा करके किम यंग हुन को एक तरफ सुलाता हूँ। फिर मुझे पास के एक बैंडेड ग्रुप की याद आई। तू हो गैंग, उनसे जुड़ी एक याद मेरे दिमाग में उभर आई। रिग्रेशन से पहले, मेरी पहली जिंदगी में, जब मेरे गांव में भयंकर अकाल पड़ा था, तू हो गैंग ने हमारे गरीब गांव पर चढ़ाई की थी और सब कुछ लूट लिया था। बैंग बैंग, मैं ज़मीन पर जोर से पैर मारता और लियानशान सिटी के पास उनके बेस की तरफ भागा। यांगवो में लियानशान सिटी के आसपास का भूगोल मुझे सबसे अच्छे से याद था। जब मैं उनके गुफा जैसे अड्डा पर पहुंचा तो उसी पहचानी हुई बदबू पर मेरी हल्की सी हंसी निकल आई। शराब की स्मेल, सड़ी हुई सब्जियां, सूखा हुआ वीर्य, जंग लगे हथियार, पसीना और मिट्टी। हाँ, गरीबी, अज्ञान और हिंसा की मिलीजुली बदबू, ये सब मुझे बहुत अच्छी तरह से याद था। मेरी पहली जिंदगी की यादें उमड़ आईं। सब लोग बाहर आओ, मैंने धीमी पर साफ आवाज में गुफा के अंदर कहा। हिक हिक। दिन के वक्त नशे में धुत तू हो गैंग का एक आदमी, चेहरा लाल, हाथ में फ्लेक्सिबल सॉर्ड लिए लड़खड़ाता हुआ मेरी तरफ आया। तू कौन है बे साले? उसकी बेवकूफ़ और दयनीय शक्ल देखकर मुझे हंसी आ गई। फोर्थ साइकिल के अर्ली पीक में होने के बावजूद मैंने चिकन वाटरवे फोर्ट को पल भर में मिटा दिया था, और वो लोग इन बेवकूफ़ों से काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन थे। ये लोग तो सच में नीच और बेकार थे। यही थी तू हो गैंग। मुझे याद आया कैसे मैं उनके पैरों में गिर गया था, अपनी हर चीज़ देकर सिर्फ जिंदगी की भीख मांगी थी। तू साला, तू हो गैंग के एरिया में घुसने की हिम्मत कैसे की? जिंदगी मुश्किल रही होगी, है ना? क्या? अगली जिंदगी में काश तुम्हें थोड़े बेहतर मौके मिले। थर्ड, ना तलवार की जरूरत, ना ही किसी स्पेशल टेक्निक की। मैंने सिर्फ अपनी उंगली उसके माथे पर हल्की सी फ्लिक की। एक सिंपल शॉकवेव उसके दिमाग में भेजी और वो तुरंत गिर पड़ा। मुंह से झाग निकलने लगा। उसे दर्द भी महसूस नहीं हुआ होगा। बदबू से भरी गुफा के अंदर जाते हुए मैं अपनी पहली जिंदगी को याद करता रहा। तू हो गैंग निर्दयी थी, पर हैरानी की बात ये थी कि उनमें से ज्यादातर कभी किसान हुआ करते थे। जमीन छीन ली गई, जिंदगी ने मजबूर कर दिया और वो डाकू बन गए। अगर मैं थोड़ा और कमज़ोर होता, शायद मैं भी उन्हीं में से एक होता। वो मेरी पहली जिंदगी का एक और मुमकिन अंजाम थे। थर्ड, मैं हर एक आदमी के सर पर हाथ रखता, उनका दिमाग झटके से हिला देता और तुरंत उनकी जान चली जाती। वो दया के लायक थे, पर फिर भी वो अपराधी थे। गुफा की सबसे गहरे हिस्से में एक दाढ़ी वाला बड़ा आदमी शराब पी रहा था। वही तू हो गैंग का लीडर था। तुमने इतना बड़ा डाकू झुंड क्यों चलाया? वो शराब की बोतल से फूंक मारते हुए भोंदी नज़रों से मुझे देखने लगा। मैं उसे जानता था। मेरी पहली जिंदगी में वही मेरे गांव को जलाने वाला आदमी था, पर अब वो सिर्फ एक सेकेंड रेट मार्शल आर्टिस्ट लग रहा था। कोई खास वजह होती है क्या? जिंदगी दर्दनाक होती है, सोचा दूसरों से खुशी छीन लूंगा तो शायद अपनी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। तो क्या जिंदगी बेहतर हुई? दिख नहीं रहा क्या मैं खुश लगता हूँ? जिंदगी बस दर्द ही दर्द है। जिंदगी दर्दनाक क्यों है? वो बस है। दर्द है तो है, और क्या वजह चाहिए? हाँ, जिंदगी सच में दर्दनाक होती है। पता नहीं क्यों, पर मुझे उसकी बात समझ में आ रही थी। हालात अलग थे, रास्ते अलग थे, फिर भी मुझे उसमें अपना पुराना आप दिख रहा था। कमज़ोर, टूटा हुआ और दर्द का मतलब तक न समझने वाला मैं। हाँ, जिंदगी वाकई दर्दनाक होती है। हाँ, पर मैंने तू हो गैंग के लीडर को दया से देखा। मेरे अनुभव से दर्द अंत नहीं होता। सुश, मैंने हल्की सी उंगली से उसे धक्का दिया। उंगली के साथ भीजी हुई एनर्जी ने उसका दिमाग फोड़ दिया और उसकी सांस वहीं थम गई। शायद उसे शांति मिली होगी। मैं वहां से कुछ चांदी के सिक्के और पैसा इकट्ठा करके निकल गया। गुफा से बाहर निकलकर मैं धूप में खड़ा हो गया, जैसे अपनी पहली जिंदगी के दुष्स्वप्न से आज़ाद हो गया हूँ।
उन पैसों से मैंने लियानशान सिटी जाकर अपने और किम यंग हुन के आइडेंटिटी प्लैक्स बनवाए, कपड़े खरीदे, फिर शहर के अनऑर्थोडॉक्स फैक्शंस को एक एक करके मिटा दिया। उनसे मिलने वाले सोने और प्रॉपर्टीज बेचकर मैंने एक ठीक-ठाक मैनर खरीदा और किम यंग हुन को ट्रेनिंग देने लगा। लगभग 1 महीने बाद मेरी टीचिंग्स को फॉलो करते हुए किम यंग हुन आसानी से 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट के स्टेट में पहुंच गया। वुश! 3 की फ्लावर्स हवा में खिले और फिर उसके अंदर समा गए। उसकी आंखों में रोशनी चमक उठी और वो अपनी नई सेंसेस को टेस्ट करने लगा। फिर उसका इंटेंट मेरी कॉन्शियसनेस से जुड़ गया। रुको रुको, वैसे सइन हन, ये तुम्हारी कॉन्शियसनेस ये है क्या चीज़? वो हैरानी से मेरी तरफ देख रहा था, मेरे आसपास के कॉन्शियसनेस डोमेन को महसूस करके। मैं मुस्कुराया, ट्रेनिंग ग्राउंड में अपनी सेबर निकाली और बेसिक स्टांस ली। फिर मैंने सेवरिंग वेन सेबर मेथड दिखाना शुरू किया। फर्स्ट मूव, माउंटेन फोर्स। सेबर पकड़कर ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक साथ वार किया। सेकेंड मूव, माउंटेन स्पिरिट। घूमते हुए चारों तरफ स्लैशेस, एक ऐसी रक्षा जो तोड़ना मुश्किल हो। थर्ड मूव, माउंटेन प्रेजेंस। लगातार सेबर एनर्जी, जैसे पहाड़ों पर पहाड़ चढ़ रहे हों। फोर्थ मूव, माउंटेन विंड। आंख झपकते ही थ्रस्ट, दुश्मन का फ्लो तोड़ता हुआ। फिफ्थ मूव, माउंटेन अनफोल्डिंग। बेसिक मूव से भी ज्यादा भयानक, सेबर हर दिशा में नाच उठी। सिक्स्थ मूव, माउंटेन बर्ड। हल्की फुटवर्क के साथ इतनी तेज गति कि सेबर दिखाई भी ना दे और मैं बिल्कुल अनस्टॉपेबल हो गया। सेवरिंग वेन सेबर मेथड। सेवेंथ मूव, माउंटेन एको। सेबर की आवाज गूंज उठी। तेज वाइब्रेशन के साथ वो हर उस चीज को कुचलने लगी जो उसके रास्ते में आई। सेवरिंग वेन सेबर मेथड। एथ मूव, माउंटेन स्क्रीम। माउंटेन एको की तरह सेबर से निकलती हुई एनर्जी लहरों की तरह फूट पड़ी। सेवरिंग वेन सेबर मेथड। नाइन्थ मूव, मिडल माउंटेन। सेबर की एनर्जी जमीन के अंदर तक घुस गई और आसपास के माहौल पर गहरा असर छोड़ गई। सेवरिंग वेन सेबर मेथड। 10th मूव, ड्रैगन्स माउंड। जैसे कोई ड्रैगन पहाड़ी से उठकर आसमान की तरफ लपक रहा हो, सेबर की नोक पागलपन की हद तक नाचने लगी। सेवरिंग वेन सेबर मेथड। 11th मूव, वाइट पीक। ऊपर उठते हुए ड्रैगन का सिर सफ़ेद रोशनी से चमक उठा, बादलों को चीरता हुआ। मैंने सेबर को पकड़कर उसे 10 रास्तों में बांट दिया। सेवरिंग वेन सेबर मेथड। 12th मूव, ग्रेट ट्रंक। 10 सेबर एनर्जीज एक में मिल गईं और एक ऐसा भयानक वार बना जो 1000 साल पुराने पत्थर को भी काट सकता था। सेवरिंग वेन सेबर मेथड। 13th मूव, सरपासिंग माउंटेन्स। ट्रांसेंडिंग पीक्स जैसा लेकिन कई गुना तेज, हवा को चीरता हुआ वार। सेवरिंग वेन सेबर मेथड। 14th मूव, रिटर्निंग होम। एक स्लैश के बाद मैंने दर्जनों सेबर एनर्जीज छोड़ दी जो अटैक को और भी टुकड़ों में बांट रही थीं। सेवरिंग वेन सेबर मेथड। 15th मूव, सेबर टूम्ब। पहले से 14वें मूव तक की सारी टेक्निक्स को मैंने एक ही बार में समा दिया। सेवरिंग वेन सेबर मेथड। 16th मूव, एंडलेस माउंटेन्स बियॉन्ड माउंटेन्स। और फिर आखिरी मूव, बूम। मैंने सेवरिंग वेन सेबर मेथड के सारे 17 मूव्स एक साथ अनलीश कर दिए। 16th और 17th मूव्स असल में सेवरिंग माउंटेन के 23rd और 24th मूव्स जैसे ही थे, और वैसे भी सेवरिंग वेन सेबर मेथड और सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप बुनियादी तौर पर एक ही जड़ से निकले थे। इसमें कोई अजीब बात नहीं थी। मैंने अपनी सेबर किम योंग हुन को थमा दी, जो बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसे घूर रहा था। तुमने अभी देखा है ना? हाँ, मैंने देखा। जो मैंने अभी दिखाया था वो सिर्फ एक सेबर टेक्निक नहीं थी, उसमें मैंने 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन की एनलाइटनमेंट मिला दी थी, हजारों धागों जैसे इंटेंट को सेबर के अंदर दिखाते हुए। शायद अगर वो इस सेवरिंग वेन सेबर मेथड के सार को समझने की कोशिश करता रहा तो एक दिन वो भी 5 एनर्जीज के रेल्म तक पहुंच जाए।
तुम सच में एक जीनियस हो। इतनी हाई लेवल मार्शल आर्ट्स कैसे मास्टर कर सकते हो? उसने हैरानी और इज्जत से कहा। मैं बस हल्की सी कड़वी मुस्कान दे पाया। जीनियस? मैं जीनियस नहीं हूँ। कंपनी के बाकी कलीग्स की तरह मैंने भी बस एक थोड़ी सी अजीब एबिलिटी अवेकन की है। उस एबिलिटी के कारण मैं सीधा 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन तक पहुँच गया, लेकिन उसके आगे मेरे लिए भी मुमकिन नहीं। मैंने ये इसलिए कहा ताकि वो गलत ना समझे, पर उसका कहा हुआ एक शब्द मेरे दिमाग में बहुत देर तक गूंजता रहा। जीनियस। एक ही शब्द जो मेरी अनेक जिंदगियों का सार था, पर मैं उसे झुठला भी नहीं सकता था। इस दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें मेरी पिछली जिंदगियों जैसे मौके कभी नहीं मिले। इसलिए जीनियस होने पर बहस करने के बजाय मैंने किम योंग हुन की मार्शल आर्ट्स की कमियां बताईं, उसे पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाया और लगातार ट्रेनिंग देता रहा। 3 महीने बाद किम योंग हुन ने पढ़ना, लिखना और बोलना सीख लिया था और मार्शल आर्ट्स का भी आदी डालने लगा था। मैंने रिकॉर्ड ऑफ सरपासिंग कल्टिवेशन एंड मार्शल आर्ट्स मैनर में छोड़ दिया और उसे कहा कि जब वो 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन तक पहुंचे तब उसे पढ़े। फिर मैं मैनर छोड़कर निकल गया। इस जिंदगी में शायद मेरा उससे कोई गहरा संबंध नहीं बनेगा। मैं किम योंग हुन को छोड़कर सेओक्योंग शहर की तरफ बढ़ गया। सेओक्योंग शहर में घुसकर मैंने रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके सीधा इंपीरियल पैलेस में घुसपैठ कर ली। और फिर स्वुश! रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए मैंने कॉन्शियसनेस को काट दिया और बिना आवाज के एम्परर माकली जंग का सिर काट लिया। लगता था उस वक्त तक शैडो गार्ड्स का गठन नहीं हुआ था, क्योंकि माकली जंग की रक्षा सिर्फ पैलेस गार्ड्स ही कर रहे थे। माकली जंग का कटा हुआ सिर पकड़कर मैंने अपनी आंखों से अदृष्ट स्पेल्स और बैरियर्स को काट दिया और सुरक्षित तरीके से इंपीरियल पैलेस से निकल गया। भागकर मैं दिन और रात चलता रहा जब तक एक पहचानी हुई जमीन पर नहीं पहुंच गया। जिन क्लैन का इलाका। वू वू। पहले मुझे महसूस नहीं हुआ था, पर अब मैं साफ देख पा रहा था कि जिन क्लैन के पूरे इलाके में एक बैरियर की एनर्जी फैली हुई है। शायद ये मेरी अवेकेंड कॉन्शियसनेस का फायदा था, हेवन और अर्थ की एनर्जी को देखने की क्षमता। चांदनी में जिन क्लैन का बैरियर हल्की सी चमक के साथ दिख रहा था। ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैंने आसानी से बैरियर में एक खाली जगह काट दी और चुपचाप जिन क्लैन के अंदर घुस गया। जिन क्लैन का इलाका होने के बावजूद ज्यादातर लोग ची रिफाइनिंग कल्टिवेटर्स ही थे। इनमें से अधिकतर को फॉर्मेशंस का कोई ज्ञान नहीं था। शायद इसी वजह से बैरियर इतना मजबूत नहीं था। मैंने अपनी प्रेजेंस मिटा दी और उसी फैमिलियर ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ बढ़ गया। ट्रेनिंग ग्राउंड के पास ग्रुप लॉजिंग में कई सारी सांसें और इंटेंट्स बह रही थीं। थुड थुड। मैं धीरे धीरे अंदर गया। पसीने की तेज स्मेल थी। अचानक मेरा सीना भर आया। मेरे शिष्य नहीं, वो बच्चे जो किसी और टाइमलाइन में मेरे शिष्य थे, पर मैं जानता था इस टाइमलाइन में वो मुझे याद नहीं करते। जो बच्चे मेरे साथ ट्रेन हुए थे, मेरे साथ मार्शल आर्ट्स डेवलप की थी, मेरे साथ बड़े हुए थे। हाँ, भले ही ये वही शरीर थे, पर ये वही लोग नहीं थे। जो शिष्य सिर्फ मेरी यादों में थे, उनसे मैं दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा। क्या तुम सपने में भी दर्द झेल रहे हो? मैं उनके सोते हुए इंटेंट्स को देखकर कड़वी मुस्कान मुस्कुराया। लगता था वो माकली क्लैन के कल्टिवेटर्स के हाथ अपने परिवार के मारे जाने का दुष्स्वप्न देख रहे थे। उनके ज्यादातर इंटेंट्स से काली रोशनी निकल रही थी। इन बच्चों के लिए जिंदगी बस दर्द ही था। ये बच्चे मेरे शिष्य नहीं हैं। फिर भी मैं तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता। जीने के बाद मैं जानता हूँ, दर्द अंत नहीं होता। धीरे से मैंने माकली जंग का सिर ट्रेनिंग ग्राउंड के बीच रख दिया। फिर सोते हुए बच्चों की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, जियो। चाहे जिंदगी दर्द भरी हो, बस वही सब कुछ नहीं होता। दर्द से आगे कुछ पाना ही जिंदगी को सच में कीमती बनाता है। कृपया जीते रहें। अपने शिष्यों को एक आखिरी मुस्कान देकर मैं जिन क्लैन के इलाके के पिछले हिस्से की तरफ चल दिया, एक गोदाम की तरफ।
उस गोदाम के इर्द गिर्द एक भयानक औरा था। मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर सैकड़ों क्रिस्टल बीड्स रखे थे। हर एक के अंदर एक रिजेंटमेंट से भरा स्पिरिट बंद था। शीख, मैंने अपनी तलवार मियान से निकाली। हे मृत आत्माओं, अपना द्वेष छोड़कर शांति पाओ। फ्लैश, मेरी तलवार से चमकती सॉर्ड गैंग चारों तरफ बिखर गई और क्रिस्टल बीड्स में धंस गई। पॉप पॉप, सैकड़ों बीड्स एक साथ टूट गए और उनमें बंद स्पिरिट्स आज़ाद हो गए। कुछ ही पलों में उनका द्वेष मिट गया और वो चमकती रोशनी बनकर आसमान की तरफ उठ गए। अनंत आत्माओं का आसमान में विलीन होना एक साथ दुखद और सुंदर था। कुछ देर तक वो दृश्य देखने के बाद मैं गोदाम से बाहर निकला और हवा में उछल गया। लगता था मैंने कुछ इनर स्पेल्स छेड़ दिए थे, क्योंकि फॉर्मेशंस एक्टिवेट हो गई थीं, पर मैंने एनर्जी नॉट्स काट दिए और घेरा तोड़कर भाग निकला। जिन क्लैन का इलाका छोड़ते हुए मैंने दिल ही दिल में अपने शिष्यों को अलविदा कहा। अलविदा, इस जन्म में शायद तुम थोड़ी बेहतर जिंदगी जी सको। मैं यांगवो की सीमा की तरफ बढ़ गया। सीमा के उस पार ब्योक्रा कंट्री। वहीं मुझे छोंगमुन क्लैन ढूंढना था। छोंगमुन क्लैन जाकर कल्टिवेशन के असली रास्ते को सीखने के लिए। चैप्टर 38 कल्टिवेटर 2। ब्योक्रा एक देश था जो यांगवो के साउथ ईस्ट में स्थित था। ये यांगवो से लगा हुआ था और उस सिल्क रोड पर बसा हुआ था जो हेवन ट्रेडिंग डेजर्ट को पार करती थी। इस डेजर्ट की उस पार के दूर दूर के देशों को जोड़ने वाली इस राह की वजह से ब्योक्रा की समृद्धि का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। यहाँ सिल्क और ग्लासवेयर बिल्कुल आम चीज़ थी। रेगिस्तान की उस पार से आए हुए व्यापारी ऊंट और घोड़ों पर बैठकर तंबाकू बेचते थे। बाजार में ऐसे ऐसे हर्ब्स और फल मिलते थे जो मैंने पहले कभी देखे ही नहीं थे। अभी भी ये जगह उतनी ही चहल पहल वाली है। मैंने आसपास देखते हुए सोचा। मेरे पिछले आने के बाद से यहाँ ज़्यादा कुछ बदला नहीं था। ये वही जगह थी जहाँ मैं दूसरी रिग्रेशन के दौरान यंगहुन ह्योंगनिम के साथ आया था, जब वो पैलेस ऑफ मार्शल एक्सट्रीमिटी बनाने से पहले उदासी में डूब गए थे। उस वक्त मैंने ब्योक्रा की भाषा थोड़ी बहुत सीखी थी, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद शब्द अजनबी लग रहे थे। पहले कुछ महीने ब्योक्रा की लैंग्वेज दोबारा सीखनी होगी। चाहे मैं छोंगमुन क्लैन जाऊं या नहीं, पूछताछ के लिए भाषा आनी ज़रूरी थी। खुशकिस्मती से ब्योक्रा के बॉर्डर के पास काफ़ी व्यापारी थे जो यांगवो की भाषा बोलते थे। 7 महीने बाद मैंने लगभग 7 महीने एक फार्मेसी में काम किया जो ज़्यादातर दवाइयों का व्यापार करती थी, और इस दौरान अपनी लैंग्वेज काफ़ी सुधार ली। फार्मेसी का मालिक जब मुझे रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहा था, तब मैं उसे छोड़कर ब्योक्रा के अंदर की तरफ निकल पड़ा। भले ही मैं यहाँ बार बार नहीं आता था, लेकिन पैलेस ऑफ मार्शल एक्सट्रीमिटी के बाद के समय की वजह से कुछ जगह ही मुझे पहचानी हुई लग रही थी। जैसे यांगवो में कल्टिवेटर्स खुलेआम सामने नहीं आते थे, वैसे ही ब्योक्रा में भी छोंगमुन क्लैन को ढूंढना आसान नहीं था। इसलिए मैं देश भर में घूमता रहा, अजीब लैंडस्केप्स और अफवाहों से भरी जगहों को तलाशता रहा। आखिरकार मुझे एक ऐसी जगह मिली जो किसी कल्टिवेटर क्लैन का इलाका लग रही थी। फ्यू, यही होगा क्या? 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन के रेल्म तक पहुंचने के बाद मेरी आंखें हेवन और अर्थ की एनर्जी देख सकती थीं। मुझे साफ दिखा कि एक पूरी घाटी को स्पिरिचुअल एनर्जी का बैरियर घेरे हुए था। मिल गया, किसी कल्टिवेटर क्लैन का टेरिटरी। लेकिन अभी मैं ये नहीं कह सकता था कि ये छोंगमुन क्लैन का ही इलाका है। यांगवो में भी जिन क्लैन और माकली क्लैन की शाखाएं हर जगह फैली हुई थी। ब्योक्रा में भी 2 से ज़्यादा कल्टिवेटर क्लैन्स होने की पूरी संभावना थी। मैं बैरियर के सामने कई दिन और रात रुककर इंतज़ार करता रहा, किसी के बाहर आने का। लगभग 10 दिन बाद आखिरकार कोई आ रहा है। नीली रोब्स पहने हुए एक आदमी बैरियर से बाहर निकला। नीली रोब्स, माकली क्लैन के कल्टिवेटर्स आमतौर पर नीली लंबी रोब्स पहनते थे। उस याद की वजह से मैं थोड़ा सतर्क हो गया, लेकिन मैंने अपनी शंका को चेहरे पर आने नहीं दिया और सीधा उसके पास गया। भाई, कैसे हो?
कैसे हो? उसने मुझे देखकर बिना किसी खास रिएक्शन के मेरा अभिवादन स्वीकार किया। अच्छा लगा किसी फेलो भाई को अचानक यहाँ देखकर। अगर तुम कोई मॉर्टल होते और कल्टीवेटर क्लैन का टेरिटरी देख लेते तो मैं तुम्हें तुरंत खत्म कर देता। लेकिन अच्छी बात है तुम भी कल्टीवेटर हो। शायद 5 एनर्जीज के बाद जो मेरी कॉन्शियसनेस बढ़ी थी या फिर 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स की वजह से नीली रोब्स वाला आदमी बिल्कुल झिझक के बिना हंसकर बात कर रहा था। वैसे भाई, क्या तुम भी बॉर्डर की तरफ जा रहे हो? मैं इस महीने होने वाली स्पिरिचुअल पाथ कॉन्फ्रेंस में जाने का प्लान कर रहा हूँ। तुम भी उसी तरफ जा रहे लगते हो, है ना? स्पिरिचुअल पाथ कॉन्फ्रेंस? भाई, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्या आप थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, तुम्हें स्पिरिचुअल पाथ कॉन्फ्रेंस के बारे में नहीं पता? उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं गांव का अनपढ़ हूँ। लगता है तुम किसी दूर दराज की जगह पर तपस्या कर रहे थे, फेलो डाओइस्ट। तुम्हें उस सबसे बड़े एक्सचेंज मीट के बारे में भी नहीं पता जो हर 2 साल में यांगवो और बियोक्रा के बॉर्डर पर होता है। यहाँ हम जैसे ची रिफाइनिंग कल्टिवेटर्स स्पिरिचुअल मेडिसिन, मैजिक टूल्स, टेक्निक्स, टैलिस्मन्स और कई कल्टिवेशन आइटम्स एक्सचेंज करते हैं। हाँ, मैं पहाड़ों में ट्रेनिंग में इतना डूबा हुआ था कि दुनिया के मामले जानता ही नहीं था। अगर आप जैसे ज्ञानी भाई मुझे थोड़ा ज्ञान दे दें तो बड़ी कृपा होगी। तुम्हें सच में बेसिक चीज़ें भी नहीं पता, फेलो डाओइस्ट। कोई सवाल हो तो पूछते रहना। मैंने उसकी ईगो को थोड़ा सहलाया और धीरे धीरे उससे जानकारी निकालता रहा। उसका नाम बियोकमिन था। उसने बताया कि वो बियोक्रा के बियोक क्लैन से था, जो बियोक्रा के 3 महान इमॉर्टल क्लैन्स में से एक था। च्योंगमुन क्लैन, बियोक क्लैन और गोंगम्यो क्लैन। वैसे मैं बियोक क्लैन का ही हूँ, लेकिन बस दूर का रिश्तेदार। इसलिए मुझे कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता और न ही ढंग की टीचिंग्स। मैं अभी ची रिफाइनिंग के अर्ली 4th स्टार पर ही अटका हूँ। बिंग ट्रू फॉर्मूला समझ आ गया है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए अब फिर भी तुम मुझ जैसे बिना क्लैन वाले कल्टीवेटर्स से तो बेहतर हो। हाँ, लूज कल्टीवेटर्स से तो थोड़ा बेहतर हूँ, लेकिन मेरी भी परेशानियां हैं। कुछ एल्डर्स मुझे सिर्फ रिसोर्सेज खर्च करने वाला बोझ समझते हैं। मैं बियोकमिन की बातों में साथ देता रहा और जैसे ही वो ट्रू फॉर्मूलाज और गहरी कल्टीवेशन बातों पर आने लगता, मैं टॉपिक बदलकर और यूज़फुल जानकारी निकाल लेता। मुझे पता चला कि जो कल्टीवेटर्स बिना किसी क्लैन के अकेला ट्रेनिंग करते हैं, उन्हें लूज कल्टीवेटर्स कहा जाता है। ऐसे लूज कल्टीवेटर्स आमतौर पर बड़े नोबल क्लैन्स या शक्तिशाली मॉर्टल फैमिलीज के साथ जुड़ जाते हैं, उनसे स्पिरिचुअल अर्ब्स और एलिक्सर्स लेते हैं, या फिर कल्टीवेटर क्लैन्स के लिए सब कॉन्ट्रैक्टेड काम करते हैं और बदले में रिवॉर्ड पाते हैं। लगता है यांगवो में जो ची रिफाइनिंग 1st स्टार कल्टीवेटर्स छुप छुप कर काम कर रहे थे, वो इसी कैटेगरी के थे। मुझे कल्टीवेटर क्लैन्स की बेसिक संरचना के बारे में भी पता चला। सबसे ऊपर होता है डायरेक्ट लीनिएज, यानी मेन फैमिली। उसके बाद उनकी ब्रांचेस, फिर उन ब्रांचेस के साथ काम करने वाले एक्सटर्नल मेंबर्स। ये सब मिलकर एक कल्टीवेटर क्लैन कहलाते हैं। इनके नीचे होते हैं सब कॉन्ट्रैक्टेड लूज कल्टीवेटर्स, जो ब्रांचेस के लिए काम करते हैं और मॉर्टल्स को लीड करते हैं। और सबसे नीचे होते हैं देश के इंपीरियल एंसेस्टर्स, जो इन लूज कल्टीवेटर्स के साथ मिलकर राज्य चलाते हैं। उन्हें लगभग मोर्टल्स की तरह ही ट्रीट किया जाता था। रॉयल फैमिली को काफ़ी कल्टीवेशन रिसोर्सेज मिलते थे और आमतौर पर उनकी स्किल्स भी बेटर होती थी, लेकिन फिर भी उन्हें ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती क्योंकि उनका लेना देना ज़्यादातर मॉर्टल्स के साथ होता था। फिर आते थे ऐसे लूज कल्टीवेटर्स जिनका किसी कल्टीवेटर क्लैन से कोई रिश्ता नहीं होता। कल्टीवेटर क्लैन्स उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे और प्रैक्टिकली उन्हें भी मॉर्टल्स जैसा ही माना जाता था। उन्हें सिस्टमैटिक टीचिंग नहीं मिलती थी और ज़्यादातर लोग ची रिफाइनिंग के 1st स्टार से आगे नहीं बढ़ पाते थे, इसीलिए ज़्यादातर कल्टीवेटर क्लैन्स उन्हें इग्नोर कर देते थे। वैसे तुम्हारी कॉन्शियसनेस का साइज देखकर लगता है तुम ची रिफाइनिंग के 3rd या 4th स्टार के आसपास हो। तुम जैसे लूज कल्टीवेटर्स रेयर होते हैं,
इस लेवल के साथ तुम आसानी से किसी भी कल्टीवेटर क्लैन के सब कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। अब मैं कल्टीवेशन सेक्ट्स के बारे में भी बता देता हूँ। दरअसल कुछ दशकों पहले तक दुनिया में कल्टीवेशन सेक्ट्स नाम का एक कॉन्सेप्ट था। कई कल्टीवेटर क्लैन्स मिलकर सेक्ट्स बनाते थे, पूरे कॉन्टिनेंट से टैलेंटेड डिसाइपल्स को इकट्ठा करते थे और काफ़ी धूमधाम से रहते थे। लेकिन पता नहीं क्यों एक दिन उन्होंने डिसाइपल्स लेना बंद कर दिया और हवा की तरह गायब हो गए। क्लैन के एल्डर्स को रीज़न पता है, पर हम जैसे दूर के रिश्तेदारों को नहीं बताते। लगता है कल्टीवेटर क्लैन्स से भी बड़ी जो ताकत थी कल्टीवेशन सेक्ट्स, वो अचानक इसीलिए गायब हो गई क्योंकि उनमें से 99% से ज़्यादा लोग असेंशन पाथ डंगसेन ह्यांग के ज़रिए असेंशन गेट पार कर गए थे। ब्योकमुन बोलना बंद ही नहीं कर रहा था। मेरे कान दर्द करने लगे थे, लेकिन क्योंकि उसकी हर बात मेरे काम की थी, मैं चुपचाप सुनता रहा। क्लैन के अंदर हमेशा कल्टीवेशन का माहौल होता था, इसीलिए ब्योकमुन जैसे लोग खुलकर बात नहीं कर पाते थे। अब उसे मेरे जैसा एक सुनने वाला मिल गया था, तो वो पानी में मछली की तरह बोलता ही जा रहा था। स्पिरिट पाथ कॉन्फ्रेंस तक पहुंचते ही इससे अलग हो जाना ही बेहतर होगा। जितना मैं उसकी बातों के लिए ग्रेटफुल था, उतना ही सरदर्द भी हो रहा था। वैसे कल्टीवेटर्स के रेल्म्स के बारे में एक बात पूछनी थी। क्या कल्टीवेटर्स का रेल्म सिर्फ ची बिल्डिंग तक ही होता है? मैंने सुना है ज़्यादातर क्लैन हेड्स ची बिल्डिंग पर ही होते हैं। मुझे तो पता था कि इससे आगे भी रेल्म्स होते हैं, पर खुद को एक इग्नोरेंट लूज कल्टीवेटर दिखाने के लिए मैंने पूछा। ब्योकमुन ने मौका पाते ही आंखें चमका लीं। अरे अरे अरे, लगता है फेलो डाओइस्ट को काफ़ी चीज़ों की जानकारी ही नहीं है। कल्टीवेटर्स असल में स्वर्ग को पार करके अमर होने के लिए कल्टीवेशन करते हैं। कल्टीवेशन को 3 बड़े रेल्म्स में बांटा गया है, जिन्हें द 3 बाउंड्रीज ऑफ कल्टीवेशन कहते हैं। ग्रेट बाउंड्री, जहाँ इंसान सच में इमॉर्टल बन जाता है। मिडिल बाउंड्री, जो इमॉर्टैलिटी के बिल्कुल करीब होता है। माइनर बाउंड्री, जहाँ से मॉर्टल पाथ से आगे बढ़ना शुरू होता है। माइनर बाउंड्री के 6 स्टेजेस होते हैं: ची गैदरिंग, ची रिफाइनिंग, ची बिल्डिंग, कोर फॉर्मेशन, नेसेंट सोल और हेवनली बीइंग। मिडिल बाउंड्री के 5 स्टेजेस: 4 एक्सिस, इंटीग्रेशन, स्टार शैटरिंग, सेक्रेड वेसल और एंटरिंग निर्वाणा। ग्रेट बाउंड्री तो ट्रू इमॉर्टल्स का रेल्म होता है, उसके बारे में मुझे भी ज़्यादा पता नहीं। बस इतना ही है कल्टीवेशन के हायर स्टेजेस का ओवरव्यू। ची गैदरिंग, क्या ची रिफाइनिंग सबसे नीचे का रेल्म नहीं होता? लेकिन ये पूछना मेरे लिए खतरनाक होता, इसीलिए मैं बस हाँ में हाँ मिलाता रहा। वैसे कहा जाता है कि जब कोई कल्टीवेटर माइनर बाउंड्री से मिडिल बाउंड्री में पहुंचता है, तो वो इस दुनिया से ऊपर किसी और ही दुनिया में असेंड कर जाता है। सच है या नहीं मुझे नहीं पता, शायद बस कहानी हो। मेरे जैसे लोगों के लिए मिडिल बाउंड्री तो मिथ जैसा ही है। मैं तो मानता हूँ कि माइनर बाउंड्री का हेवनली बीइंग ही कल्टीवेशन का अंत है, बाकी सब बस कहानियों की एग्जैजरेशन लगती है। एग्जैजरेशन, हाँ, लेकिन मैं जानता था कि हेवनली बीइंग के बाद के रेल्म सच में एग्जिस्ट करते हैं। मेरे साथियों को उठा ले जाने वाले कल्टीवेटर्स शायद हेवनली बीइंग या उससे भी ऊपर के थे। उनकी हायर रेल्म में असेंड करने की बेचैनी इसीलिए थी क्योंकि उसके आगे भी रास्ते थे। वैसे हम लगभग लिंगशू माउंटेन के पास पहुंच गए हैं, जहां स्पिरिट पाथ कॉन्फ्रेंस होती है। तुम वहां क्या खरीदने का प्लान कर रहे हो? खरीदने के लिए मैंने लगभग 120 स्पिरिट स्टोन्स साथ लाए हैं। अच्छे एलिक्सिर खरीदने का प्लान है। ची रिफाइनिंग कल्टीवेटर के लिए ये काफी बड़ा खर्चा है। स्पिरिट स्टोन्स, मैं स्पिरिट स्टोन्स के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन मुझे पता चल गया था कि स्पिरिट स्टोन्स कल्टीवेटर्स के बीच करेंसी जैसे यूज होते हैं। अगर मैं ये बेसिक चीज़ भी ना जानता तो शायद मुझ पर शक हो जाता, इसीलिए मैं चुप रहा। अगला दिन हम लिंगशू माउंटेन के पास पहुंच गए, जो यानगो और ब्योकरा के बॉर्डर पर स्थित थी। मुझे पूरी पहाड़ी पर एक अजीब सी ऑरा फैली हुई महसूस हुई।
कल्टीवेटर क्लैंस के टेरिटरीज के अराउंड जो बैरियर्स मैंने देखे थे, उनसे अलग ये ऑरा मेरी इन्हांस्ड विजन से भी नजर नहीं आ रही थी। जब मैंने पूछा, ब्योकमुन जोर से हंस पड़ा। तुम सच में पहाड़ों के साधु हो। ऐसे बड़े एक्सचेंज इवेंट्स या कल्टीवेटर क्लैंस के मेन हाउसेस के अराउंड बहुत ही गहरी फॉर्मेशंस होती हैं। ब्रांच फैमिलीज के छोटे टेरिटरीज के बैरियर्स उनके सामने कुछ भी नहीं। वो ड्रैगन वेन को पावर सोर्स बनाकर फॉर्मेशंस बनाते हैं, इसीलिए वो पूरे एनवायरनमेंट के साथ मर्ज हो जाती हैं। चाहे किसी कल्टीवेटर की कॉन्शियसनेस कितनी ही तेज क्यों ना हो, उन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। इसीलिए जिन क्लैन और मकली क्लैन के मेन हाउसेस मुझे कभी नजर नहीं आए, चाहे मैंने कितनी ही तलाश की हो। कल्टीवेटर की टेक्निक्स वाकई लाजवाब हैं। चलो स्पिरिट पाथ कॉन्फ्रेंस में साथ चलते हैं। ओह रुको, तुम्हें तो कॉन्फ्रेंस के बारे में पता ही नहीं था। मतलब तुम्हारे पास इनविटेशन भी नहीं होगा, है ना? इनविटेशन? हाँ, स्पिरिट पाथ कॉन्फ्रेंस सिर्फ कल्टीवेटर्स के लिए होती है ताकि मॉर्टल्स अंदर न घुस जाएं। इनविटेशन के बिना भी एंट्री हो सकती है, बस 10 स्पिरिट स्टोन्स देने होते हैं। तुम स्पिरिट स्टोन्स लाए हो ना? स्पिरिट स्टोन्स? मैंने जल्दी से सोचा, हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ब्रदर ब्योक, सच बात यह है कि मैं पहले यहाँ एक दोस्त से मिलने आया हूँ। वो लिंगशू माउंटेन के पास ही रहता है। उससे मिलकर ही कॉन्फ्रेंस में आऊँगा। ऐसा है क्या? फिर बाद में मिलते हैं। स्पिरिट पाथ कॉन्फ्रेंस को लेकर उत्साहित ब्योकमुन पहाड़ के नीचे एक तरफ चला गया। उसके जाते ही वॉइड से एक आवाज गूंजी, अपना इनविटेशन दिखाओ या फिर टिकट खरीदो। ये लो। ब्योकमुन ने अपने पॉकेट से एक छोटा सा चाम निकाला जिस पर एक पैटर्न बना हुआ था। चाम हवा में तैरता रहा, फिर जल गया और सिर्फ पैटर्न ही बचा जो ब्योकमुन के हाथ की पिठ पर सेटल हो गया। वेलकम टू द स्पिरिट पाथ कॉन्फ्रेंस। फ्लैश। कुछ ही देर बाद आसपास का सीनरी डिस्टॉर्ट हो गया और फिर ब्योकमुन की शक्ल गायब हो गई। सोचा था मैं उसके पीछे अंदर जा पाऊंगा। मैंने अपनी जीप से टिस्क किया, प्लान को छोड़ दिया। जो आवाज़ आई थी उसके पीछे कॉन्शियसनेस थी, लगभग लेट स्टेज की बिल्डिंग कल्टीवेटर जैसे मकली वैंगशिन की। अच्छा हुआ ब्योकमुन के साथ पिछले महीने का सफ़र करते हुए मैंने कल्टीवेशन वर्ल्ड का काफ़ी नॉलेज बिल्ड कर लिया था, तो पूरा नुकसान नहीं हुआ। आखिरकार एक्सचेंज मीटिंग तो ख़त्म होगी। मैं चोंगमुन क्लैन का कोई कल्टीवेटर फॉर्म के अंदर बाहर निकलता देखूंगा और रिकमेंडेशन लेटर दिखा दूंगा। अगर ये एक फेमस एक्सचेंज मीटिंग थी तो चोंगमुन क्लैन के लोग ज़रूर वहाँ होते, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि थोड़ी देर यहाँ वेट करूंगा। तब ये हुआ, फ्लैश। वॉइड डिस्टॉर्ट हुआ और एक ग्रुप ब्लू रोब्स पहने कल्टीवेटर्स पहाड़ी के बेस से निकल आए। लगभग 7 लोग। हाँ, यंग स्पिरिट पाथ कॉन्फ्रेंस में काफ़ी स्पिरिट स्टोन्स मिले हैं। हाँ, दूसरे क्लैंस के लोग भी अपनी चालाकी से एलिक्सर्स खरीदने की कोशिश कर रहे होंगे। वो अंदर ही मान जाएंगे, हमारे मकली क्लैन का एलिक्सर मेकिंग टेक्निक बेस्ट है। खून की स्मेल थी। उनके कपड़ों पर फैमिलियर क्लैन का इंसिग्निया बना था, मकली क्लैन। यानगो का इंपीरियल फैमिली और सबसे डेविलिश क्लैन। इस बार हमने ब्लेसिंग पिल्स भी लाए हैं, ये ज़रूर पॉपुलर होंगे। हा, ये ग्रेट एलिक्सर है जो की रिफाइनिंग कल्टीवेटर्स की लाइफ 8 साल बढ़ाता है। जब हम अपने डोमेन लौटेंगे तो और एलिक्सर्स बनाना होगा। जो लोग लाइव मॉर्टल्स कैप्चर करते हैं उनसे और इंग्रेडिएंट्स ले लिए जाएंगे। कैप्चरर्स काफ़ी चूजी हो गए हैं। आजकल मकली क्लैन का एक ब्रांच मेंबर कुछ फ्रीक से मर गया और जिन क्लैन अग्रेसिवली यानगो के इंपीरियल थ्रोन को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कैप्चरिंग मुश्किल हो गया है। नहीं पता कौन है, लेकिन मैंने रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टीवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स का यूज़ करके अपनी प्रेजेंस इरेज की और स्टेल्थ टेक्निक से उनके पीछे जाकर उनकी कॉन्शियसनेस मॉनिटर की। जब मकली क्लैन के कल्टीवेटर्स लिंगसू माउंटेन से कुछ दूर हो चुके तो मैंने स्टेल्थ रिलीज करके उनमें से एक के पास गया। हाँ, तुम्हें देखना चाहिए था पिछली बार इंग्रेडिएंट्स कितनी मुश्किल से मिले। फ्रेश ब्लड प्रोक्योर करना टफ हो गया, तो मैंने बज़। वाह! मेरा स्वॉर्ड ने मकली क्लैन के उस कल्टीवेटर का सर काट दिया जो घटिया बातें कर रहा था। क्या? मकली क्लैन के कल्टीवेटर्स सिचुएशन समझ नहीं पाए और पैनिक में मुझे देखा। मुझे नहीं पता यहाँ लिंगसू माउंटेन के आसपास क्या है, इसलिए मैं अब तक रुका हुआ था।
अब और घटिया नॉनसेंस सुनना मुश्किल हो गया, जानवरों से भी बुरा। सोचकर इन घटिया लोगों पर स्वॉर्ड यूज करना भी वेस्ट लग रहा था। मैंने स्वॉर्ड शीथ किया और बोला, मर जाओ तुम सब। बूम! हवा में जमा गैंग की ने एक और मकली क्लैन के कल्टीवेटर का जिस्म तोड़ दिया, जो जल्दी से स्पेल कास्ट कर रहा था। हड्डियां और खून इधर उधर बिखर गए। क्या क्या किया? कैसे तुमने हमारे मकली क्लैन के लोगों पर हाथ उठाया? सेवरिंग वेन सेबर मेथड, माउंटेन विंड। स्वूश! गैंग की तेज हवा की तरह एक कल्टीवेटर के सिर की तरफ गई जो जल्दी बोल रहा था। बूम! कल्टीवेटर ने डिफेंसिव स्पेल लगाया था, पर मेरी गैंग की ने पूरी तरह तोड़ दिया और कल्टीवेटर का सर तरबूज की तरह क्रश हो गया। एक पल में 7 में से 3 कल्टीवेटर्स मर गए। डैम! एक ऐसा कल्टीवेटर जो लगभग 4th स्टार की रिफाइनिंग का लग रहा है, हम पर अटैक कर रहा है। चलो मकली क्लैन की ताकत दिखाते हैं। एक 5 स्टार की रिफाइनिंग लेवल का कल्टीवेटर स्पेल फॉर्म कर रहा था। इस ग्रुप के लीडर जैसे फिगर से स्ट्रॉन्ग यिन एनर्जी निकल रही थी और एक रिंग बनकर मेरी तरफ उड़ रही थी। हा, जो भी मकली क्लैन का यिन रिंग लगने से पहले टच होगा, उसका फ्लैश सड़ जाएगा और आखिर में वो ब्लड का पडल बन जाएगा। सेवरिंग वेन सेबर मेथड, माउंटेन प्रेजेंस। जैसे ही मैंने हाथ स्लाइस मोशन में ऊपर उठाया, यिन रिंग 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गई, दोनों तरफ उड़ गई। बूम बूम! पीछे उड़ती यिन रिंग्स ने कुछ ट्रीज को हिट किया जो तुरंत सड़ गए। ओह! सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप, लैंडस्केप पेंटिंग। मैंने हाथ स्प्रेड किया, गैंग की अपनी फिंगरटिप्स में इन्फ्यूज की। फिर मैंने हर डायरेक्शन में वाइल्ड डांस किया। बूम बूम बूम! स्वॉर्ड मार्क्स हर जगह बन गए और 3 कल्टीवेटर्स, इंक्लूडिंग जो यिन रिंग थ्रो कर रहा था, टॉर्न अपार्ट हो गए। मैं धीरे धीरे चलकर मकली क्लैन के लास्ट रिमेनिंग कल्टीवेटर के पास गया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा जो मेरे पास है। तुम्हारे साथियों के कॉप्सेस में कोई एलिक्सर्स बचे हैं? हाँ, बचे हैं। तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारा मकली क्लैन एलिक्सर्स के लिए कितना फेमस है। ले लो सब कुछ। उसका चेहरा पीला हो गया था और हाथ कांप रहे थे। उसमें कॉप्सेस और अपने पॉकेट से कुछ एलिक्सर्स निकाले। ये एलिक्सर्स की इंग्रेडिएंट्स क्या है? ये चिंग हवान है, एक स्किन ब्यूटी एलिक्सर जिसमें एक औरत का आर्म यूज़ हुआ है, और इसमें सानियो ग्रास और डॉग जिनसेंग एक्सट्रैक्ट भी है, और ये भी है। इंग्रेडिएंट्स सुनते ही मैंने लास्ट रिमेनिंग मकली क्लैन कल्टीवेटर से पूछा, ची गैदरिंग का स्टेज एक्सप्लेन करो। ची गैदरिंग? एक कल्टीवेटर जो नहीं जानता? ओ मेरी गलती, मैं समझाता हूँ। मकली क्लैन कल्टीवेटर ने जल्दी से ची गैदरिंग स्टेज एक्सप्लेन किया। जिनके पास स्पिरिचुअल नेचर है, उन्हें लॉ ट्रांसफॉर्मिंग डैंटियन फॉर्म करना पड़ता है ताकि वो हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी रिसीव कर सके, तभी वो ऑफिशियली ची रिफाइनिंग स्टेज में एंटर कर सकते हैं। लॉ ट्रांसफॉर्मिंग डैंटियन फॉर्म करने का पीरियड ची गैदरिंग स्टेज कहलाता है। असल में ये स्टेज इतनी इनसिग्निफिकेंट है कि इसे स्टेज ही नहीं माना जाता। कुछ डेकेड्स पहले ची रिफाइनिंग 14 स्टार्स तक नहीं था, बल्कि ची गैदरिंग स्टेज को भी इंक्लूड किया जाता था। अभी रिसेंट ही इसे सेपरेट किया गया है। ये मार्शल वर्ल्ड के चेंजी हार्ट मेथड जैसे लगता है। जैसे मार्शल आर्ट्स में भी चेंजी हार्ट मेथड के साथ डैंटियन एक्टिवेट करना पड़ता है बिफोर लर्निंग इंटरनल एनर्जी, वैसे ही कल्टीवेटर्स के लिए भी एक स्टेज है जहां डैंटियन क्रिएट करते हैं बिफोर लर्निंग कल्टीवेशन मेथड्स। इतनी इनसिग्निफिकेंट है कि स्टेज कहलाना भी मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल सही। जिनके पास हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स है, वो लॉ ट्रांसफॉर्मिंग डैंटियन 1 या 2 दिन में फॉर्म कर लेते हैं। ट्रू स्पिरिचुअल रूट्स वाले 1 महीने में करते हैं। मिक्स्ड स्पिरिचुअल रूट्स और कल्टीवेशन मेथड समझने वाले 1 साल में कर लेते हैं, पर एक्सट्रीमली पुअर टैलेंट वाले 3 to 5 years ले लेते हैं। और क्योंकि ऐसे डलर्ड्स कल्टीवेटर पॉपुलेशन का 80% है, ये स्टेज उनके लिए डिस्टिंग्विश किया गया है। समझ गया। फिर
मैंने मकली क्लैन कल्टीवेटर से कुछ और सवाल पूछे जो मैं ब्योकमुन से नहीं पूछ पाया था, ताकि कल्टीवेशन वर्ल्ड की बेसिक नॉलेज कंप्लीट हो जाए। इंटेरोगेशन के बाद मैंने एलिक्जर बॉक्सेस की तरफ इशारा किया जो उसने ग्राउंड पर रखे थे। क्या तुम्हारे पास कोई एलिक्जर्स हैं जो तुमने खुद बनाए हो? हाँ, हैं। मेरे अपीयरेंस के बावजूद मैं स्किल्ड एल्केमिस्ट हूँ और 80% फॉर्मूलाज और एलिक्जर मेकिंग मेथड्स जानता हूँ, अगर आप मुझे माफ़ करेंगे। कौन से एलिक्जर्स तुमने पर्सनली कंज्यूम किए हैं? मैंने सब ट्राई किए हैं। अगर आप मुझे माफ़ करेंगे तो मैं बता सकता हूँ कौन सा एलिक्जर तुम्हारे लिए सूटेबल है। मैंने मकली क्लैन कल्टीवेटर को गुस्से से देखा और आखिरी सवाल पूछा, क्या तुमने एलिक्जर्स बनाते वक्त कभी सोचा है? हाँ, बिल्कुल। हर बार जब मेरी स्किल्स इम्प्रूव होती तो मुझे प्राउड फील होता। समझ गया। मैंने कल्टीवेटर को डिस्गस्ट भरी नज़र से देखा और हाथ उठाया। क्या? अब क्यों? मैंने तो तुम्हारे सब क्वेश्चंस के जवाब दिए। पॉप! मैं इस ब्रेजन और घटिया इंसान को अपने हाथ से टच नहीं कर सकता था। मैंने गंग की निकालकर कल्टीवेटर का सिर ब्लास्ट कर दिया। अपने किए हुए काम का भी एहसास नहीं, सोच पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड है। चाहे कोई कल्टीवेटर क्लैन का मेंबर ही क्यों ना हो और मॉर्टल से अलग दुनिया में जी रहा हो, अपने ही ह्यूमन फ्लैश होने के बावजूद फेलो ह्यूमंस के साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकता है? मकली क्लैन के कॉप्सेस को रोड पर छोड़कर मैंने उनके कलेक्ट किए हुए एलिक्जर्स गैदर किए। फिर एक सनी जगह ढूंढी, जमीन खोदी और एलिक्जर्स को एक-एक करके बरी कर दिया। कुछ ही देर में सनी जगह पर छोटे-छोटे माउंट्स बन गए। तुम सबको इस तरह बरी किया क्योंकि बॉडीज नहीं मिली। जहां भी जाओ वहां शांति पाओ। मैंने उनके सोल्स के लिए ब्रीफ राइट रिसाइट किया, फिर वापस मकली क्लैन के बॉडीज के पास गया। ये तुम्हारे स्पिरिट स्टोन्स मैं ले रहा हूँ, अगर कोई कंप्लेंट हो तो बोलो। कल्टीवेटर्स के बिलोंगिंग्स को चेक करते हुए मैंने एक पाइल ऑफ स्पिरिट स्टोन्स देखी। मकली क्लैन के लास्ट कल्टीवेटर से स्पिरिट स्टोन्स की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का आइडिया मिल चुका था, इसलिए मैंने नीटली स्टॉक कर लिया। लगभग 1600 स्पिरिट स्टोन्स मेरे पोजेशन में आ गए। लगता है इन्होंने लोगों के पार्ट्स ग्राइंड करके कुछ पैसा बनाया है। ये एक वैल्यूबल रिसोर्स था जो कल्टीवेशन मेथड्स के ट्रेनिंग और स्पिरिचुअल पावर रिकवर करने में हेल्प करेगा। फिर स्पिरिट पाथ कॉन्फ्रेंस जाऊं? मैं लिंगशू माउंटेन की तरफ वापस गया। ओरिजिनली मैं चोंगमुन क्लैन के कल्टीवेटर्स का वेट कर रहा था, पर अब सीधा अंदर जाके उन्हें ढूंढ सकता था। मैं ब्योकमुन की डायरेक्शन फॉलो करते हुए स्पेस डिस्टॉर्ट होते महसूस किया। डायरेक्शन लूज होते ही एक आवाज़ हर तरफ से आई, शो योर इन्विटेशन और बाय अ टिकट। मैंने 10 स्पिरिट स्टोन्स दिए और डिस्टॉर्टेड सीनरी में एक लाइट बर्स्ट बैक ऑफ माई हैंड पर सेटल हो गया। अ 10-day टिकट, यू मस्ट लीव आफ्टर 10 days। स्पिरिट पाथ कॉन्फ्रेंस कितने दिन चलती है? टोटल 40 days और 20 days हो गए हैं शुरू हुए। एक और 10 days का टिकट दो। 10 स्पिरिट स्टोन्स। मैंने और 10 स्पिरिट स्टोन्स दिए और टोटल 20 days के लिए टिकट मिल गया। वेलकम टू द स्पिरिट पाथ कॉन्फ्रेंस। फ्लैश। सीनरी और डिस्टॉर्ट हो गई और मैं फॉर्मेशन के अंदर खड़ा था। ये स्पिरिट पाथ कॉन्फ्रेंस है। मैं अंदर कदम रखा। चैप्टर 39 कल्टीवेटर 3। मैंने नेचुरली एक साई ऑफ एडमिरेशन छोड़ दिया जब मैंने आसपास का सीनरी देखा। ये ओवरवेलमिंग था। बिल्डिंग्स का एक्सटीरियर और लोग जो गुजर रहे थे वो स्योक्योंग सिटी के बसलिंग स्ट्रीट्स जैसे लग रहे थे, लेकिन इस जगह का एसेंस बिल्कुल अलग था। अपनी अवेकेंड 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू दी ओरिजिन विजन से मैं देख सकता था कि हेवन और अर्थ एनर्जी का वास्ट फ्लो स्पिरिट पाथ कॉन्फ्रेंस में रिपल कर रहा था। हेवन और अर्थ एनर्जी का फ्लो पूरे लैंड को एनवेलप कर रहा था और काउंटलेस छोटी छोटी स्पेल रून्स मूव कर रही थी बैरियर बनाने के लिए। और बिल्डिंग्स भी लेयर्स ऑफ इनस्क्रूटेबल स्पेल रून्स और मैजिक से कवर्ड थीं।
सिर्फ लोग और जानवर ही नहीं, स्ट्रीट्स की वीड्स भी स्पिरिचुअल एनर्जी से इम्ब्यूड थीं और बिल्डिंग्स खुद ही एक मजेस्टिक ऑरा एमिट कर रही थीं। ये इंटेंस? जहां भी देखा सिर्फ कल्टिवेटर्स की कॉन्शियसनेस थी। मॉर्टल्स के मार्केट्स में जहां कॉन्शियसनेस काफ़ी लिमिटेड होती है, वहां रहने के बाद कल्टिवेटर्स के एक्सचेंज मीटिंग का फील कुछ नया था। मॉर्टल्स के मार्केट्स में केओस होता है क्योंकि ह्यूमंस अपनी इंटेंट कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन कल्टिवेटर्स के एक्सचेंज में हर कोई टाइटली अपनी कॉन्शियसनेस कंट्रोल करता है और इंटेंट्स डिसर्न करना मुश्किल होता है बिना क्लोज इंस्पेक्शन के। स्पिरिचुअली ये काफ़ी क्लीन लग रहा था। मैं मोमेंटरीली स्टन्ड था, फिर डिसाइड किया कि आसपास देखकर जगह का सेंस लेना चाहिए। यहाँ कल्टिवेटर्स क्या क्या बेचते हैं? स्पिरिचुअली अलग फील होने के बावजूद फर्स्ट ग्लांस में ये एक लग्जूरियस डाउनटाउन एरिया जैसे लग रहा था। स्ट्रीट वेंडर्स टैलिस्मन्स बेच रहे थे, हर्ब सेलर्स अनफेमिलियर हर्ब्स के साथ और टेमर्स स्ट्रेंज बीस्ट्स के केजेस के साथ बैठे थे। एक्सेप्ट फॉर आइटम्स और करेंसी का वैल्यू जो मॉर्टल्स के मार्केट से इनकम्पेरेबली हायर था, बाकी काफ़ी सिमिलर लग रहा था। 1 पाउंड जैसा होंग। सियान स्पिरिचुअल प्लांट बेच रहा हूँ। स्पेशल लार्ज स्टोरेज आर्टिफैक्ट्स सिर्फ 7 बचे हैं। मैं एक स्टॉल के पास से गुजरा जहां फैसिनेटिंग स्पिरिचुअल हर्ब्स और रेस्टोरेटिव्स मिल रहे थे और मेरी नज़र एक मैजिक आर्टिफैक्ट पर रुक गई। वेंडर अपना हाथ एक स्मॉल पाउच में डाल रहा था और हाथ को शोल्डर तक पुश कर दिया। फैसिनेटिंग। मैं अननोइंगली स्टोर के अंदर चला गया और स्टोरेज मैजिक आर्टिफैक्ट्स देखे। एक्सक्यूज़ मी, मैं बस एक कंट्री बम्पकिन हूँ, लेकिन ये स्टोरेज आर्टिफैक्ट्स में कितना सामान फिट हो सकता है? कल्टिवेटर वेंडर मुझे ड्राउजिली देखता है और चैकल करता है। थोड़ा डिस्डेन उसके कॉन्शियसनेस में था। यहाँ का लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टोरेज आर्टिफैक्ट अराउंड 1 स्टोन यानी अप्रॉक्सीमेटली 180 लीटर सामान होल्ड कर सकता है। उसने स्मॉल पाउच की तरफ इशारा किया। वो छोटी सी चीज़ मेरे सारे करंट बिलोंगिंग्स होल्ड कर सकती थी। इनक्रेडिबल! सिर्फ इस छोटी पाउच के साथ मैं अपने पॉइजन्स और हिडन वेपन्स के टाइप्स वास्टली इंक्रीज कर सकता था। जो फ्रीक्वेंटली हिडन वेपन्स यूज़ करता है, उसके लिए ये काफ़ी टेम्पटिंग आइटम था। शॉपकीपर, जो मेरे अपीयरेंस से इम्प्रेस्ड नहीं लग रहा था, जेस्चर करता है और बोलता है, ये 50 स्पिरिट स्टोन्स का है। अगर पैसा नहीं है तो शॉप ब्लॉक मत करो, प्लीज साइड हो जाओ। मोस्ट एक्सपेंसिव वन कितना है? मैंने छोटी स्टोरेज आर्टिफैक्ट्स के पीछे एक लग्जूरियस लुकिंग आर्टिफैक्ट देखा। हिडन वेपन्स जल्दी ड्रॉ करने के लिए ये बेटर होगा। मैंने रोजरी शेप्ड ब्रेसलेट की तरफ पॉइंट किया और बोला, ये मुझे पसंद है, मैं ये लूँगा। 300 स्पिरिट स्टोन्स। थर्ड। मैंने बैग ऑफ स्पिरिट स्टोन्स रख दिया और 300 स्टोन्स सिलेक्ट करके शॉप ओनर को दे दिए। वो मोमेंटरीली फ्लस्टर्ड हुआ, फिर स्मूथ स्माइल के साथ स्टोरेज आर्टिफैक्ट हैंडओवर कर दिया। हाँ, सर, आपकी नज़र सही है। ये स्टोरेज ब्रेसलेट आइटम स्टोर करने के लिए बेस्ट है। ब्रेसलेट के 27 बीड्स में से हर बीड 3 स्टोन्स के वॉल्यूम होल्ड कर सकती है। स्पेस मैनिपुलेशन के साथ सिक्योर है। मैंने रफली एक्सप्लेनेशन सुना और स्टोरेज ब्रेसलेट परचेज कर लिया। जब मैंने स्टोरेज ब्रेसलेट पर एनर्जी इन्फ्यूज़ की, वो ब्राइटली शाइन करने लगा और डेजिग्नेटेड आइटम्स अब्जॉर्ब कर लिए। ब्रेसलेट को टच करते ही डिज़ायर्ड आइटम तुरंत अपीयर हो गया। सर, हमारे स्टोर में और भी फाइन मैजिक आर्टिफैक्ट्स हैं। उसने और आर्टिफैक्ट्स दिखाए, लेकिन स्टोरेज आर्टिफैक्ट्स के अलावा मोस्टली कंसिडरेबल स्पिरिचुअल पावर रिक्वायर करते थे। मेरी करंट लैक ऑफ स्पिरिचुअल पावर के साथ ज़्यादा यूज़फुल नहीं। और अगर मैं की रिफाइनिंग लेवल के मिड टू लोअर टियर आर्टिफैक्ट्स भी खरीदता, तो वो स्वॉर्ड गैंग से वीकर होते। इन शॉर्ट, ये बस एक्सपेंसिव लग्जरीज थी मेरे लिए। सॉरी, लेकिन मुझे और कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं कॉफ करके लीव करने वाला था, शॉप ओनर ने पूछा, अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या आप कुछ स्पेसिफिक ढूंढ रहे हैं?
सिर्फ मैजिक आर्टिफैक्ट्स नहीं, टैलिस्मन्स, एलिक्सर्स, मैं स्पिरिट पाथ कॉन्फ्रेंस के मर्चेंट से कनेक्शंस रखता हूँ, अच्छी शॉप्स रेकमेंड कर सकता हूँ। ओह, क्या आप यहाँ बुक्स बेचते हैं? ओह, आप कल्टिवेशन मेथड्स की बुक्स ढूंढ रहे हैं। हाँ, और जनरल नॉलेज अबाउट द कल्टिवेशन वर्ल्ड भी। क्या कोई बुक स्टोर है जो ये बुक्स बेचता हो? ओनर ने सोचा, फिर स्टोर से बाहर निकला और एक स्ट्रीट पॉइंट की स्पिरिट पाथ कॉन्फ्रेंस में। अगर आप उस स्ट्रीट पर जाएं और थर्ड क्रॉस रोड पर राइट टर्न करें तो च्योंग नान बुक स्टोर मिलेगा। वहाँ वैरायटी ऑफ बुक्स हैं और ओनर, एक ओल्ड मैन, कस्टमर्स को सही बुक्स रेकमेंड करने के लिए फेमस है। ओह, समझ गया, थैंक यू। You're वेलकम। अगर कुछ और चाहिए फिर हमारे स्टोर आइए। मैं मैजिक टूल स्टोर से निकलकर बुक स्टोर की तरफ गया। च्योंग नान बुक स्टोर। बुक स्टोर बाहर से काफ़ी ऑर्डिनरी लग रहा था, ऑलमोस्ट अननोटिसेबल। स्पिरिट पाथ कॉन्फ्रेंस के एटमॉस्फेयर में थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील हुआ। ओनर यहाँ है? डोर खोलते ही डस्ट उड़ी और अंदर से कफिंग सुनाई दी। आह, एक कस्टमर, बहुत टाइम बाद विजिटर मिला। वेलकम, मेरा नाम च्योंग नान, सरनेम ओम है। मिस्टर ओम एक एल्डरली मैन थे, लंबी बियार्ड वेस्ट तक थी। मिस्टर ओम का कॉन्शियसनेस की रिफाइनिंग लेवल के अराउंड लग रहा था, लेकिन बाउंड्रीज ब्लर और हार्ड टू डिसर्न थी। मेरी बेस सेंस करते ही मिस्टर ओम ने ब्रशेस की तरफ पॉइंट किया और बोला, ये लोअर टियर मैजिक आर्टिफैक्ट्स हैं जो कल्टिवेशन लेवल ऑब्सक्योर करते हैं। अगर आप 5 से ज़्यादा बुक्स खरीदते हैं, एक फ्री गिफ्ट मिलेगा। मुझे लगता है आप एक लेंगे। हे नॉट बैड। एनीवे, मैं बेसिक नॉलेज की बुक्स चाहूँगा, कल्टिवेशन वर्ल्ड, की गैदरिंग और की रिफाइनिंग मेथड्स के लिए। गुड, मैं आपको गिफ्ट एडवांस में देता हूँ। हे मिस्टर ओम ने चेस्ट से एक ब्रश निकालकर मुझे दिया, फिर स्टोर रूम से सेवरल बुक्स लेकर आया। ये देखिए, यहाँ है बेसिक नॉलेज ऑफ द कल्टिवेशन वर्ल्ड, एटिकेट फॉर कल्टिवेटर्स, 100 एसेंशियल फैक्ट्स कल्टिवेटर्स शुड नो, ऑन द रेल्म्स ऑफ कल्टिवेटर्स, 4 बेसिक नॉलेज बुक्स, फिर एनालिसिस ऑफ की गैदरिंग एंड मायरेट की गैदरिंग मेथड्स, 2 बुक्स ऑन की गैदरिंग, और फाइनली टोटल 13 बुक्स ऑन बेसिक मेथड्स फॉर की रिफाइनिंग। उसने 19 बुक्स मेरे सामने स्टैक की, मुझे 6 बुक्स दी, की गैदरिंग और बेसिक नॉलेज की, और 13 बुक्स की रिफाइनिंग मेथड्स स्प्रेड की। Chapter 40 Cultivator 4 Choose whichever you like from these 13. If we start with this great 5 elements world-changing technique, मिस्टर आम ने बेसिक कल्टिवेशन बुक्स मेरे सामने रखी और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी। ये है च्योंग नान बुक स्टोर के बुक्स का सिलेक्शन, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिक कल्टिवेशन बुक्स सिर्फ फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं। हर लेवल के कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली एक्सप्लेन करती हैं और स्पिरिचुअल पावर काफ़ी प्योर है की रिफाइनिंग स्टेज में, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, जिन क्लैन के बेसिक कल्टिवेशन मेथड्स की रिफाइनिंग के लिए फायर और विंड एलिमेंट्स में स्पेशलाइज्ड हैं, और मखली क्लैन के बेसिक मेथड्स यिन, वाटर और विंड एलिमेंट्स में स्पेशलाइज करते हैं। ये 13 कॉमन बेसिक मेथड्स हैं जो आपको दूसरे स्टोर्स में भी मिल जाएंगी। और रीज़न ये इतनी वाइड स्प्रेड है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और स्पिरिचुअल पावर प्योर है। मिस्टर आम, आप कोई मेथड रेकमेंड करेंगे? कौन सा टाइप का स्पिरिचुअल रूट है आपके पास? मेरे पास 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स हैं। मिस्टर आम ने ये सुनते ही अपने बुक्स में रमिज किया और एक कल्टिवेशन बुक निकाल कर दिया, 5 सरपासिंग पाथ्स टू कल्टिवेशन। इसमें 5 मेथड्स हैं: अर्थ सरपासिंग पाथ, वाटर सरपासिंग पाथ, फायर सरपासिंग पाथ, वुड सरपासिंग पाथ और मेटल सरपासिंग पाथ। हर मेथड उसी कॉरेस्पॉन्डिंग स्पिरिचुअल रूट के लिए बेस्ट है और प्योर स्पिरिचुअल पावर गैदर करने में मदद करता है। स्पेशलाइज नहीं करती, लेकिन की रिफाइनिंग के बेसिक स्पेल्स यूज़ करने में मदद करती हैं।
अगर आप 2 या ज़्यादा मेथड्स मास्टर करते हैं, स्पिरिचुअल पावर रिकवरी काफ़ी फास्ट हो जाएगी। बुक के लैटर पार्ट में की रिफाइनिंग की स्पेशल एबिलिटीज़ के अलावा कुछ बेसिक स्पेल्स भी रिकॉर्डेड हैं। डिफेंसिव स्पेल्स, टेलीकिनेसिस, कंसीलमेंट, कॉन्शियसनेस स्पेल्स और टेलीपैथी। फिर मैं ये लूँगा। मुझे कल्टीवेशन मेथड्स की नॉलेज नहीं थी, तो मैंने बिना ज़्यादा सोचे सारे बुक्स परचेज कर लिए। टोटल 49 स्पिरिट स्टोन्स। प्राइस रफली कॉमन लो ग्रेड मैजिक आर्टिफैक्ट्स के बराबर है। मेक सेंस है, क्योंकि ये बुक्स की रिफाइनिंग 14 स्टार तक के कल्टीवेशन मेथड्स कंटेन करती हैं। मैंने बुक्स मिस्टर आम से रिसीव किए, स्टोरेज ब्रेसलेट में रखे और एक क्वेश्चन पूछा। मिस्टर आम, क्या आपको पता है च्योंगमुन क्लैन के कल्टिवेटर्स स्पिरिट पाथ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहाँ स्टे कर रहे हैं? मुझे लगता है वो अक्सर अक्रॉस द स्ट्रीट लॉजिंग में रहते हैं। एक्चुअली ये मेरा पहला टाइम है शॉप सेट करने का स्पिरिट पाथ कॉन्फ्रेंस में, तो मुझे पूरी श्योरिटी नहीं। मैं पहले बुक्स के साथ वॉन्डर करता था। ओह, समझ गया। उम्मीद है आपको अच्छा स्पॉट मिलेगा। चिंता मत करो, सच पूछो तो मैंने बुक स्टोर सिर्फ मज़ा के लिए खोला, सेटल होने के लिए नहीं। वॉन्डरिंग ज़्यादा एंजॉयबल है और मेरा मेन ऑक्यूपेशन कुछ और है। अच्छा है, गिफ्ट के लिए थैंक्स, अलविदा। मैंने मिस्टर आम को फेयरवेल किया और च्योंगनान बुक स्टोर से निकलकर स्ट्रीट क्रॉस करते हुए लॉजिंग के एरिया की तरफ गया। रास्ते में मैंने एक अजीब सेंसेशन फील की और पीछे देखा बुक स्टोर की तरफ। क्या स्टोर ओनर ने सच में मुझे एक अच्छा बुक स्टोर रेकमेंड किया? मिस्टर आम का रिएक्शन पहले के पॉपुलर रेपुटेशन से मैच नहीं करता। हाँ, शायद उनके पर्सनल कनेक्शंस हैं। सोचते सोचते मैं स्ट्रीट के थ्रू चला जहाँ लॉजिंग अवेलेबल थी। मुझे पता है कहाँ स्टे करना है, लेकिन जगह काफ़ी लार्ज है। कैसे फाइंड करूँ च्योंगमुन क्लैन के लोगों को? मेरी चिंता ज़्यादा देर नहीं रही। च्योंगमुन क्लैन के रास्कल्स! डैम इट, ये फाउल टेम्पर्ड लोग यहाँ क्यों हैं? देखो, दूर रहो, नहीं तो इनकी ट्रबल में फंस जाओगे। मैं साइलेंटली ऑब्जर्व करता रहा और देखा एक मैन और वुमन डिस्टेंस से मेरे डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं। दोनों डार्क ब्लैक रोब्स में थे, स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्पिरिट के साथ। मैन पर्टिकुलरली बर्ली और जायंट टाइप था, उसके रिस्ट पर स्टोरेज आर्टिफैक्ट था मेरे जैसे। कुछ अनप्लेजेंट होने वाला है। इनका इंटेंट रेड से भरा है, एंगर के साथ। च्योंगमुन क्लैन का मैन और वुमन फ्यूरियस लग रहे थे। अपर डैंटियन के आसपास उनका रेड आउरा ग्लो कर रहा था रेज से। तभी थंक। हाँ, ये अच्छा परचेज है। एक रेड रोब वाला मैन लॉजिंग्स के बीच से स्टेप निकलते हुए च्योंगमुन क्लैन के जायंट को बम्प कर गया। वो अटायर, वो सील जिन क्लैन का लगता है। जिन क्लैन का मैन जायंट को देखकर नॉड किया, जैसे अपोलोजाइज कर रहा हो, फिर आगे बढ़ने की कोशिश की। तब जायंट ने उसके शोल्डर पकड़ लिया। अगर किसी को बम्प करो तो अपोलोजाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, अपोलोजाइज किया मैंने। प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे मजाक कर रहे हो क्या? वॉट? गा एक्। जायंट ने ग्रिप टाइटन किया और जिन क्लैन कल्टिवेटर स्क्रीम करते हुए गिर गया, नीज पे आ गया। तुम सन ऑफ अ क्लिक क्लिक। जिन क्लैन कल्टिवेटर के आसपास फायर एलिमेंट की स्पिरिचुअल पावर स्प्रेड होने लगी, स्पार्क्स फ्लाइंग। विल यू नॉट लेट गो? हाँ, तुम मुझे बम्प करते हो और हाई एंड माइटी एक्ट करते हो। बीटन हो जाओ, ब्लेम किसको करोगे? तुम सन ऑफ अ, अगर मुझे अभी रिलीज नहीं किया और नील नहीं किया तो मैं तुम्हारा हाथ हमेशा के लिए यूजलेस बना दूंगा। ट्रबल है, जायंट का कैरेक्टर नहीं पता, लेकिन जिन क्लैन के कल्टिवेटर्स का टेम्पर और प्राइड काफी स्ट्रांग है। वुमन ने बोला जो जायंट के साथ थी। आपको स्पिरिट पाथ कॉन्फ्रेंस के रूल्स का पता है? इस एरिया में की रिफाइनिंग 2 स्टार से ऊपर स्पेल्स यूज करना अटैक के लिए प्रोहिबिटेड है। इंजरी देना भी फॉरबिडन है। हाँ, सो व्हाट, कॉन्फ्रेंस के रूल से रोकने वाले हो? मैं बोल रही हूँ, जब तक आप अटैक्स यूजिंग स्पेल्स अबव लिमिट और इंजरी रूल्स फॉलो करते हो, आप जो चाहो कर सकते हो। हमारी क्लैन के एक मेंबर ने रिसेंटली स्कफल में इसका एडवांटेज लिया था। वुमन फ्रॉम च्योंगमुन क्लैन। जायंट ने ग्रिन किया और एक इंस्टेंट में ब्राइट लाइट बर्स्ट हुआ।
उसके फिस्ट से जिन क्लैन कल्टिवेटर के फेस पे स्ट्राइक किया। बूम! जिन क्लैन कल्टिवेटर का फायर स्पेल शैटर हो गया और वो मीटर दूर फ्लाई हुआ। यू बास्टर्ड! इंजर कैसे कर सकते हो? स्पिरिट पाथ कॉन्फ्रेंस के रूल्स के बावजूद ये कैसे हुआ? नॉइजी। जायंट ग्रम्बल किया। थंप थंप थंप। जिन क्लैन कल्टिवेटर को ग्रैब किया और ल्यूमिनस हैंड से रिपीटेडली बीट करना स्टार्ट किया। स्टॉप स्टॉप, ये बंदा रूल्स ब्रेक कर रहा है। लेकिन कोई कल्टिवेटर इंटरवीन नहीं कर रहा था, क्योंकि जिन क्लैन कल्टिवेटर एक्चुअली इंजर्ड नहीं था। मैंने फेमिलियर एनर्जी जायंट के फिस्ट से एमिट होती फील की। सेम हीलिंग टेक्निक जो सर चांग हो ने मेरे आर्म को फिक्स करने के लिए यूज किया था। इंडीड, जायंट ने जिन क्लैन कल्टिवेटर को हील करते हुए बीट किया। वाई स्पिरिट पाथ प्रोटेक्टिव बैरियर एक्टिवेट नहीं हो रही कि रिफाइनिंग सेकंड स्टार अटैक के अगेंस्ट? जिन क्लैन कल्टिवेटर प्रीऑक्यूपाइड था, समझ नहीं पा रहा था कि रूल्स एनफोर्स क्यों नहीं हो रही। यू डैम लिटिल, इफ यू बम्प इनटू समवन। थंप थंप थंप। जिन क्लैन कल्टिवेटर एस्केप करने की कोशिश कर रहा था, स्पेल्स कास्ट कर रहा था, लेकिन जायंट के ब्लू हैंड ने उसको फर्मली होल्ड किया। टिस्क टिस्क, लगता है जिन क्लैन कल्टिवेटर को अपना मैच मिल गया। शायद सिर्फ कुछ रीजन्स के कल्टिवेटर्स पे ही फोकस था, बाकी इग्नोर किया। ही डिडंट नो चियोंगमुन क्लैन का रेपुटेशन फॉर फाउल टेम्पर। चैप्टर 41 चियोंगमुन क्लैन एंट्री। दूसरे कल्टिवेटर्स ने इस अजीब सी लड़ाई में इंटरफेयर नहीं किया, जहां एक बंदा दूसरे को मार रहा था और साथ ही हील भी कर रहा था। वो बस दूर से ऑब्जर्व कर रहे थे। ज्यादातर ऑनलुकर्स ची रिफाइनिंग 3rd या 4th स्टार के लेवल के लग रहे थे। चियोंगमुन क्लैन का जायंट और उसके साथ ऑब्जर्व कर रही औरत कम से कम ची रिफाइनिंग 5th स्टार के लग रहे थे। सर चैंग हो, फाउंडर, काफ़ी जेनरस और काइंड है, लेकिन लगता है उनके क्लैन के ब्रांच मेंबर्स थोड़े कम हैं उस लेवल के। मैंने अपनी टंग क्लिक की और चियोंगमुन क्लैन के जायंट को देखा, जो जिन क्लैन के कल्टिवेटर को बिना मर्सी के मार रहा था। टिस्क, जिन क्लैन मुझे पसंद नहीं, लेकिन जो पहले मेरी तरफ था पास्ट लाइफ में, उसको ऐसे मरते देखकर अच्छा नहीं लग रहा। मैं जायंट के पास गया, जो अभी भी जिन क्लैन कल्टिवेटर को बीट कर रहा था, जो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो चुका था। एक्सक्यूज़ मी सर, लगता है जिन क्लैन मेंबर ने अपनी लेसन सीख ली है, शायद अब उसे माफ़ कर देना चाहिए। हाँ, तुम कौन होते हो हमारे अफेयर में इंटरफेयर करने के लिए? ये इम्पॉर्टेंट नहीं कि मैं कौन हूँ, तुम्हारा बिहेवियर ज़्यादा ऑनरेबल नहीं लग रहा, अब उसे छोड़ दो। हाँ, अगर पसंद नहीं आया तो देखते हैं तुम ची रिफाइनिंग 3rd स्टार जैसे एरोगेंट फूल कितना स्ट्रांग हो। मुझे अपने हाथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टिवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स के अल्टीमेट टेक्निक का एसेंस यूज़ किया, पावर एडजस्ट करके जायंट पे शूट किया। जायंट ने अपना सर पकड़ा और जिन क्लैन कल्टिवेटर को छोड़ दिया। मैं तुरंत जिन क्लैन कल्टिवेटर के पास गया और एक वाइटल पॉइंट प्रेस करके उसका पेन रिलीव किया। आर यू ऑल राइट? थैंक यू, रियली थैंक यू। जिन क्लैन कल्टिवेटर, जो ची रिफाइनिंग 4th या 5th स्टार के लग रहे थे, आंसू भरे हुए थैंक कर रहे थे। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन अगर कभी यांगुओ के चराम्बुक सिटी आए, मैं ये फेवर रीपे करूँगा। इस टोकन का यूज़ करना जब वहाँ हो। अब मुझे जाना होगा। थैंक यू फॉर टुडे। उसने मुझे टोकन दिया और जल्दी से चला गया। जायंट दोबारा अटैक कर सकता था। हाउ डेयर यू हार्म अस? चियोंगमुन क्लैन की औरत ने मुझे घूर के देखा और जायंट के सामने खड़ी हो गई। मैंने स्माइल किया और बोला, मेरी टेक्निक ची रिफाइनिंग स्पेल्स जैसी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता मैंने स्पिरिट पाथ कॉन्फ्रेंस रूल्स वायलेट किए हैं। और बताओ, उस आदमी पे इंजरी कहाँ है? हाँ, तुम लगता है कनिंगली रूल्स अवॉइड कर रहे हो कॉन्शियसनेस टेक्निक से। चियोंगमुन क्लैन के डिसेंडेंट से पंगा लेना तुम्हें रिग्रेट दिलाएगा। औरत के हाथ से भी ब्लू लाइट निकली, वही हीलिंग टेक्निक जो जायंट ने जिन क्लैन कल्टिवेटर पे यूज़ की थी। लेकिन मैंने अपने हाथ के चॉप से उस टेक्निक को इंस्टेंटली कट कर दिया।
उसका हाथ इंटैक्ट रहा, लेकिन ब्लू लाइट मिड एयर में सेवर हो गई। वॉट? स्विश! मैं उसके पास क्विकली जाके अपनी 2 फिंगर्स एक्सटेंड किए और स्लोली थ्रस्ट किया। डिफेंस! च्योंगमुन क्लान की औरत स्टार्टल्ड हुई और तुरंत एक ट्रांसपेरेंट बैरियर समन किया, लेकिन जैसे ही मैंने गैंगची रिलीज किया, बैरियर इंस्टेंटली शैटर हो गया। मैंने तुरंत गैंगची डिस्पर्स किया और उसके बॉडी के एक वाइटल पॉइंट पे प्रेस किया। कॉफ! च्योंगमुन क्लैन की औरत उस पॉइंट को क्लच करते हुए ग्रोन करते हुए जमीन पर गिर गई। तुम हीलिंग टेक्निक यूज करके लोगों को बीट करते हो। मैं भी ह्यूमन बॉडी की नॉलेज रखता हूँ, जानता हूँ कहाँ स्ट्राइक करना ताकि हील और पेन दोनों हो। चलो ट्राई करते हैं। तुम होल्ड ऑन। उसका फेस एंग्री रेड हो गया और वो मुझे स्पेल कास्ट करने वाली थी। च्योंगमुन क्लैन का जायंट उसको रोकता है, अपना सर पकड़ के खड़ा हो गया। माय अपॉलॉजीज, मुझे पता नहीं था कि आप सीनियर हैं विद कंसील्ड कल्टिवेशन। हाँ? उसने मेरे वेस्ट पे ब्रश की तरफ इशारा किया। पहले नोटिस नहीं किया, लेकिन ये टूल तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल ब्लर करता है, समझना मुश्किल हो जाता है। कृपया हमारी रूडनेस को फॉरगिव करें। उसने डीपली बाव किया, अपॉलॉजी मांगी। मैंने नॉड किया, एक्सेप्ट करते हुए। ओ ऑरबनी, वो बंदा नहीं, वो पर्सन। तुमने उसका स्ट्राइक नहीं देखा? उसने हमारे स्पेल्स एक वेव से डिसिपेट किए और नियरली मुझे अनकॉन्शियस कर दिया अपनी कॉन्शियसनेस टेक्निक से। मिनिमम ची रिफाइनिंग 7 स्टार के लेवल का होगा। वो आई अपोलोजाइज फॉर माई रूडनेस एज वेल। मैंने ऑकवर्ड फील किया और अपना हेड स्क्रैच किया। अगर वो जानते कि मैं ची रिफाइनिंग 7 स्टार नहीं बल्कि एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ बिना स्पिरिचुअल पावर के, तो क्या करते? रियलिटी तो ऑपोजिट है। बाय द वे, क्या आपको ये पैटर्न याद है? मैंने सर चैंग हो के रिकमेंडेशन पैटर्न अपने हैंड पे दिखाया। जायंट के आइज वाइडन हुए। ये एक्सटर्नल फैमिली रिकमेंडेशन टोकन है। कम से कम मेन फैमिली एल्डर या पब्लिक ऑफिशियल लेवल से ही होगा। हमने ऐसे डिस्टिंग्विश्ड पर्सन को रिकॉग्नाइज नहीं किया। कृपया फॉरगिव करें। लकीली आपको पता है, एक्चुअली मैं च्योंगमुन क्लैन के लोगों को इसलिए ढूंढ रहा था, तो कैसे ज्वाइन करूं एज एक्सटर्नल मेंबर यूजिंग दिस? ओ सिंपल, हमारे क्लैन की टेरिटरी आओ और सिर्फ एक एल्डर लेवल सीनियर का कॉन्फर्मेशन मिलते ही तुम एक्सटर्नल मेंबर बन जाओगे। हाँ, अब जब ऐसा हो गया, स्पिरिट पाथ कॉन्फ्रेंस के एंड के बाद हम तुम्हें एस्कॉर्ट करेंगे हमारे टेरिटरी तक। थैंक यू। मैंने च्योंगमुन क्लैन सिबलिंग्स को नोट किया और डिसाइड किया नियर बाय लॉजिंग ढूंढने का, स्पिरिट पाथ कॉन्फ्रेंस के एंड तक वेट करने का। 20 दिन गुजर गए और स्पिरिट पाथ कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। च्योंगमुन क्लैन सिबलिंग्स के गाइडेंस में मैं बियोक्रा के च्योंगमुन क्लैन टेरिटरी पहुंच गया। चैप्टर 40 कल्टिवेटर 4। जब मैं च्योंगमुन क्लैन की टेरिटरी में पहुंचा, मुझे एक एंट्री प्लैक मिली जो एरिया एक्सेस करने का परमिशन देती थी, और मैं एक ची बिल्डिंग एल्डर से मिलने गया। च्योंगमुन मॉक ची बिल्डिंग एल्डर ने अपने कमरे में मेरी रिकमेंडेशन चेक की और बोला, ये रिकमेंडेशन मेन क्लैन के किसी एल्डर या हायर अथॉरिटी से है। लगता है तुम्हें रिसेंटली असेंडेड सीनियर ने रिकमेंड किया है। एन असेंडेड सीनियर? छोड़ो, इसकी फिक्र मत करो। जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि तुम्हारी रिकमेंडेशन ऑथेंटिक है, इसलिए हम तुम्हें क्लैन का एक्सटर्नल मेंबर एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसने मेरा नाम, उम्र, नेशनैलिटी और करंट कल्टिवेशन लेवल पूछा। मेरा नाम स्यो एहन ह्योन है, 30 साल का हूँ। मैं लियानशान सिटी यांगवो में पैदा हुआ और मेरा करंट लेवल मैं अभी तक कोई कल्टिवेशन मेथड्स नहीं सीखा। तुमने अभी तक कल्टिवेशन मेथड्स नहीं सीखे? च्योंगमुन मॉक की आंखों में एक फ्लैश आई। उसकी कॉन्शियसनेस मेरे ऊपर स्वीप की। मैंने अपनी कॉन्शियसनेस हिडन कॉन्शियसनेस टेक्निक से कंप्रेस की ताकि वो छोटी लगे, रफली ची रिफाइनिंग 1st स्टार के लेवल की। ची रिफाइनिंग 1st स्टार लेवल कॉन्शियसनेस विदाउट कल्टिवेशन मेथड्स रिमार्केबल है। क्या इसलिए तुम्हें रेकमेंड किया गया? तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल रूट के बारे में पता है? मुझे बताया गया है कि मैं 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स रखता हूँ। 5 एलिमेंट्स? उसकी आंखें फिर से फ्लिकर हुईं।
तुम्हारी स्लाइटली एक्सेप्शनल कॉन्शियसनेस ही रीज़न है कि तुम्हें रेकमेंड किया गया? छोड़ो, मैं मेन क्लैन एल्डर्स के डिसीजंस क्वेश्चन नहीं करूंगा। मैं तुम्हें एक आइडेंटिटी टोकन दूंगा जो एक्सटर्नल मेंबर का स्टेटस शो करेगा। तुम्हारे रेजिडेंस का भी अरेंजमेंट करेंगे। एल्डर को फॉलो करते हुए हम क्लैन की टेरिटरी के एक लोकेशन पर गए। मकली क्लैन या जिन क्लैन की टेरिटरी के ऑपोजिट च्योंगमुन क्लैन का टेरिटरी फ्लैट लैंड पर नहीं था, बल्कि रगेड माउंटेनस एरिया में था। इसलिए क्लैन मेंबर्स की रेजिडेंसेस ज़्यादा केव्स जैसी थीं, जो माउंटेन रिवीन्स में काव की गई थीं, हाउसेस जैसी नहीं। च्योंगमुन मॉक ने मुझे एक ऐसी केव दिखाई और पॉइंट करते हुए बोला, ये तुम्हारा रेजिडेंस होगा अब से। यहाँ रहो, अपनी कल्टीवेशन एलिवेट करो, असाइंड ड्यूटीज परफॉर्म करो और कॉन्ट्रीब्यूशंस अक्यूमुलेट करो क्लैन के लिए। जब इनफ कॉन्ट्रीब्यूशंस हो जाएंगे, तुम क्लैन के सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। एक्सटर्नल मेंबर्स और ब्रांच फैमिलीज को बेसिक कल्टीवेशन रिसोर्सेज मंथ में एक बार मिलते हैं। जितनी ज़्यादा मिशंस कंप्लीट करोगे और जितना हायर तुम्हारा कल्टीवेशन स्टेज होगा, उतना ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। तुम्हारे पास अभी सिर्फ पोटेंशियल है, स्पिरिचुअल एनर्जी और लॉ ट्रांसफॉर्मिंग डांटियन दोनों नहीं है, इसलिए बेसिक सपोर्ट तुम्हें मिलेगा। उसने अपनी रोब्स में से एक छोटी सी बॉक्स निकाली और मुझे दी। बॉक्स के अंदर छोटी येलो बैम्बू जिनसिंग रूट्स थीं, दांगसुन ह्यांग में मिली आम साइज जिनसिंग से काफ़ी छोटी। साइज और अपीयरेंस से लगता है कल्टिवेटेड जिनसिंग अराउंड 5 years। फिलहाल इससे खुश रहो। जब तुम ची गैदरिंग स्टेज और ची रिफाइनिंग तक पहुंच जाओगे, तुम्हें मंथ में कम से कम एक स्पिरिट स्टोन मिलेगा। और ये भी लो, मुझे च्योंगमुन मॉक ने 2 बुक्स दीं। एक ची गैदरिंग कल्टिवेशन मैनुअल थी और दूसरी क्लैन के रूल्स और रेगुलेशंस वाली। रूल्स पढ़ना और ची गैदरिंग मैनुअल यूज़ करके ची गैदरिंग स्टेज तक पहुंचना। अब तुम क्लैन के मेंबर हो, तो हर मंथ एटलीस्ट 4 मैंडेटरी मिशंस कंप्लीट करने होंगे। जब तुम मिशन लेना चाहो, मुझे आओ, मैं तुम्हारे लेवल के हिसाब से टास्क्स असाइन करूंगा। अंडरस्टूड। बुक्स रिसीव करके और एल्डर को फेयरवेल कह के मैं केव में एंटर हुआ। केव खाली थी, लेकिन पास्ट लाइव्स में होमलेस रहने के बाद सिर्फ रूफ और वॉल्स होने से मैं काफ़ी खुश था। मैंने सबसे पहले च्योंगमुन मॉक का दिया हुआ ची गैदरिंग मैनुअल खोला, टाइटल्ड च्योंगमुन मेथड ऑफ ची गैदरिंग, और उसके साथ स्पिरिट पाथ कॉन्फ्रेंस से लिया हुआ मायराइट ची गैदरिंग मेथड्स, जो मिस्टर अर्म ने दिया था। थोड़ी देर बाद मैंने च्योंगमुन मैनुअल क्लोज किया और साइड में रख दिया। ये मैनुअल बहुत रूडिमेंट्री लगता है 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट्स के लिए। मायराइट ची मैनुअल के कंपैरिजन में च्योंगमुन मेथड लेस यूज़र फ्रेंडली था और काफ़ी इनकॉम्प्रिहेंसिबल टर्म्स यूज़ किए गए थे। वहीं मायराइट ची मैनुअल में हर स्पिरिचुअल रूट के लिए मेथड्स और ची गैदरिंग स्टेजेस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस थे। लॉ ट्रांसफॉर्मिंग डांटियन क्रिएट करने का प्रोसेस ये है, पहले अपनी इनहेरेंट स्पिरिचुअल क्वालिटी एक्टिवेट करनी होती है, डांटियन को ऑप्टिमाइज करना होता है उस क्वालिटी के लिए। फिर इन और यांग एनर्जीज गैदर करके उन्हें डांटियन के अंदर सर्कुलेट करनी होती है, जिससे वो प्राइमोर्डियल केओस एनर्जी से इम्ब्यूड हो जाए और हेवन और अर्थ एनर्जी अब्जॉर्ब कर सके। इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन इनटू लॉ ट्रांसफॉर्मिंग डांटियन अचीव होती है। प्रॉब्लम ये थी, हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स 1 day, ट्रू स्पिरिचुअल रूट्स 1 month, मिक्स्ड स्पिरिचुअल रूट्स, फास्ट वंस 1 year, स्लो वंस 3 to 5 years। जितने ज़्यादा एलिमेंट्स उतनी एक्सपोनेंशियली ज़्यादा टाइम लगेगी। सिंगल स्पिरिचुअल क्वालिटी के लिए बस एक्टिवेट और ऑप्टिमाइज करके इन और यांग गैदर करना, प्राइमोर्डियल केओस एनर्जी से प्योरीफाई करना 1 day में हो जाता। लेकिन मल्टीपल क्वालिटीज़ के लिए सब क्वालिटीज़ की एनर्जीज एक्टिवेट और ऑप्टिमाइज करनी होती और परफेक्टली और इवनली डिस्ट्रीब्यूट करनी होती डांटियन में। ड्यूअल क्वालिटीज़ 50-50 बैलेंस, ट्रिपल क्वालिटीज़ 1 to 3 months, 4th और 5th क्वालिटी शुरू होता हेल। परफेक्टली बैलेंस करना 5 एनर्जीज का और डांटियन इवॉल्व होने के दौरान कॉन्सेंट्रेशन स्टेबल रहना मैंडेटरी था। मैंने मायराइट गैदरिंग मेथड और एनालिसिस ऑफ ची गैदरिंग समझा, ची गैदरिंग स्टेजेस कॉम्प्रिहेंड किए, अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज करके कंक्लूजन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यूनिफॉर्मिटी ऑफ एनर्जीज,
असेंड करने पर 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन से परफेक्टली बैलेंस्ड है। बस क्वालिटीज एक्टिवेट करनी है और डैंटियन में इन्फ्यूज करनी है। कंपेयर टू मेंटेनिंग सॉड एनर्जी ऑल डे, ये तो ईजी है। और हिडन कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज करके ट्रेनिंग स्पीड काफ़ी इंक्रीज होगी, टाइम इशू नहीं। लास्ट इशू, स्पिरिचुअल एनर्जी नीडेड फॉर ट्रेनिंग। रंबल। मकली क्लैन के स्पिरिट स्टोन्स अभी भी केव में थे। स्टोरेज ब्रेसलेट से स्पिरिट स्टोन स्प्रेड किए, उनकी ऑरा सेवर की। इनफ। ट्रेनिंग के लिए एनर्जी का टेंशन नहीं होगा। स्पिरिट स्टोन्स एस्टिमेट करने के बाद वापस स्टोरेज ब्रेसलेट में रख के चियोंगमुन क्लैन एल्डर से मिशन लेने गया। 4 मिशंस पर मंथ कंप्लीट करना था, सो सोचा बेटर होगा एक साथ कंप्लीट करके फिर शांति से ट्रेनिंग करूं। चियोंगमुन क्लैन मिशन। जब मैं पहुंचा, चियोंगमुन क्लैन का एल्डर मुझे एक सिंपल और थोड़ा ट्रिवियल टास्क दिया। उसने बोला कि मैं ब्योक्रा के जुरुंगसंग प्रोविंस के एक छोटे से गांव में जाऊं और वेरीफाई करूं कि कोई ऐसा इंसान है या नहीं जिसके अंदर स्पिरिचुअल क्वालिटीज अपीयर हुई हैं। मैंने एक चियोंगमुन क्लैन के मेंबर के साथ टीम बनाई और जुरुंगसंग की तरफ निकल गया। मैं हमेशा सोचता था कि कल्टीवेटर्स नए मेंबर्स कैसे फाइंड कर लेते हैं, अब पता चल गया। मिशन के दौरान एक चीज़ समझ आई जो मुझे पहले से क्यूरियस कर रही थी। कल्टीवेटर क्लैन्स अपने नंबर्स कैसे रिप्लेनिश करते हैं सालों, हत्ता कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक। अगर फैमिली मेंबर्स के अंदर स्पिरिचुअल रूट्स होते हुए इनब्रीडिंग करते तो इवेंचुअली जेनेटिक डिजीजेस बढ़ जाती, और लगता नहीं कि वो अपने कंपेटिटर्स के क्लैन के मेंबर्स से शादी करेंगे। लेकिन कल्टीवेटर क्लैन्स अपने ब्रांच फैमिलीज को ऐसे मिशंस देते हैं जहां से वो पूरे कंट्री से स्पिरिचुअल क्वालिटी वाले लोग ढूंढते हैं। सरप्राइजिंगली ईजी था ऐसे लोगों को फाइंड करना, ऑलमोस्ट अनोइंगली सो। गांव में बच्चे जो क्लेम करते थे कि वो गोस्ट्स देखते हैं, या जो कंटिन्यूसली इल्यूजन्स देखते हैं, या जिनके माइंड्स इंटायरली साउंड नहीं होते, उनमें 80% केसेस में स्पिरिचुअल क्वालिटीज होती थीं। लगता था कि ऐसे विलेजेस जहां र्यूमर्स होते गोस्ट सीइंग चिल्ड्रन के, वहां जाकर लोग स्पिरिचुअल क्वालिटी वाले इंडिविजुअल्स ढूंढते हैं। ऑल्दो स्पेसिफिक स्पिरिचुअल क्वालिटी डिटर्मिन करना डिटेल्ड वेरिफिकेशन मांगता है, कम से कम ये जानना इजी है कि कोई स्पिरिचुअल क्वालिटी रखता है या नहीं। जिनके पास स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं या जिनके स्पिरिचुअल चैनल्स ओपन हैं, उनकी कॉन्शियसनेस अपर डंतियन से बाहर निकलती है और ब्राउज के अराउंड एक सर्कल बना लेती है। ये लोग कल्टिवेशन मेथड्स नहीं सीखे होते, इसलिए उनकी कॉन्शियसनेस सिर्फ उनके हेड्स के रफली डबल साइज की होती है, फिर भी ईजिली पहचानी जा सकती है, स्पेशली ऑर्डिनरी मॉर्टल्स के कंपैरिजन में, जो सिर्फ थ्रेड्स फॉर्म में इंटेंट निकालते हैं, कॉन्शियसनेस नहीं। ये बच्चा वही होगा जिसके बारे में बोला गया था कि वो गोस्ट देखता है। चियोंगमुन क्लैन का मेंबर जो मेरे साथ था और फर्स्ट स्टार ची रिफाइनिंग स्टेज पर था, ने मायोल विलेज जुरुंगसंग प्रोविंस के ब्रिज के नीचे एक बच्चे को पॉइंट किया। बच्चा पूरे शरीर से ब्रूस था और लगता था जैसे वो हेवन और अर्थ के एनर्जी के फ्लो को ब्लैंकली देख रहा हो। इसके अंदर एक ओपन स्पिरिचुअल चैनल है। मैंने बच्ची के अपर डंतियन के अराउंड कॉन्शियसनेस के शेप को ऑब्जर्व किया, सेंटर्ड ऑन ब्राउ, और कमेंट किया। चियोंगमुन कल्टिवेटर ने सर हिलाया और ब्रिज के नीचे उतर गया। ब्रिज के नीचे बेगर फैमिली थोड़ा फ्लस्टर्ड लग रही थी हमारे फाइन क्लोथ्स में अप्रोच देखकर, मर्मरिंग करते हुए उठी। उस बच्चे का नाम क्या है? ओ माय लॉर्ड, इस बच्चे का नाम गूसन है। अगर उसने आपको रूडली देखा तो माफ़ी चाहता हूँ। ये बच्चा क्लेम करता है कि वो गोस्ट देखता है। तभी गूसन ने अचानक चीख मारकर हमें पॉइंट किया। वाह, मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर्स, वाह! लगता है ये पहली बार है जब उसने हम जैसे कॉन्शियसनेस वाले लोग देखे और रिएक्शन काफ़ी एक्सट्रीम था। बेगर फैमिली हेड का चेहरा गुस्से से डिस्टॉर्ट हो गया। ये डैम चाइल्ड इम्पॉर्टेंट लोगों से बकवास कर रहा है। लाओ स्टिक, इसको लेसन सिखाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या आप इस बच्चे को हमें बेचने को तैयार हैं? हम अच्छा पैसा देंगे। क्लिंक। चियोंगमुन मेंबर ने पैसों का पर्स निकाला और उन्हें दिया। बेगर हेड ने पर्स देखा कंफ्यूज लगते हुए। क्या? क्यों आपको ऐसे बच्चे की ज़रूरत? इनफ, बेच रहे हो या नहीं?
चोंगमुन मेंबर के प्रॉम्प्ट करने पर बेगर हेड ने जल्दी से बच्चे को पकड़ा और हमें ले आया। हाँ, बेचेंगे। लकी यू, अब तुम फाइन क्लोथ्स पहनोगे और अच्छा खाना खाओगे। चलो उनके पीछे। ना डैडी, ना, ये लोग इंसान नहीं हैं। लोग थॉट्स थ्रेड्स की फॉर्म में निकालते हैं, लेकिन इनके राउंड हैं। ये मॉन्स्टर्स ही होंगे। ये डैम चाइल्ड अभी भी गोस्ट्स और मॉन्स्टर्स की बातें कर रहा है। बस फॉलो करो। बेगर बॉय ने हमारी कॉन्शियसनेस देखकर फियर से चीखा। चोंगमुन मेंबर ने साई किया और बोला, ये बच्चा तुम ले लो, मैं इस डर्टी किड से डील नहीं करना चाहता। ठीक है। इवेंचुअली कुछ थप्पड़ खाने के बाद बच्चा हमें सेल कर दिया गया और उसके फादर ने पैसों का पर्स शाइन करते हुए रेस किया। वाह वाह, बच्चा लाउड क्राई कर रहा था जब मैं उसे ले जा रहा था। चोंगमुन मेंबर नॉइस से बॉधर्ड स्पेल यूज करने वाला था उसे साइलेंस करने के लिए, पर मैंने उसे रोका, बच्चे को दिल से रोने दिया। क्राई, इट्स ओनली फेयर गिविंग योर सिचुएशन। बच्चे का रोना बर्दाश्त न कर पाकर चोंगमुन मेंबर आगे चला गया, डिस्टेंस बढ़ा दी, जबकि मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोने अलाउ किया। बच्चे की आवाज़ जब होर्स हो गई, मैंने उसे कामली बोला, डोंट वरी, हम मॉन्स्टर्स नहीं हैं, बस हमें ऐसे समझो जैसे तुम जैसे लोग हैं। स्निफल स्निफल। लेकिन बच्चे की कॉन्शियसनेस डार्क ब्लू कलर से क्लाउडेड थी, सैडनेस का कलर। Will I never see my mother and father again? Well, शायद जब तुम बड़े हो जाओगे तब विजिट कर सकते हो, जब तुम कल्टिवेशन मेथड सीख लोगे और स्ट्रांग हो जाओगे, मिशंस लेने के लायक हो जाओगे, तब वापस आ सकते हो। What do you mean? 5 एलिमेंट्स ची गैदरिंग। डोंट वरी, तुम समझ जाओगे बाद में। तुम फिर अपने पेरेंट्स को देखोगे। मेरे शब्दों को सुनकर गुसन की कॉन्शियसनेस में जो सैडनेस थी वो थोड़ी सी हल्का हो गई। मैंने आगे चल रहे चोंगमुन मेंबर से पूछा, तो इस बच्चे का क्या होगा? उसने समझाया, सबसे पहले उसे क्लैन में ले जाकर टैलेंट असेसमेंट करेंगे। अगर उसका टैलेंट ट्रू स्पिरिचुअल रूट से ऊपर है तो उसे क्लैन के एक्सटर्नल मेंबर्स के अंडर एजुकेशन मिलेगी। ची गैदरिंग मेथड बेसिक टेक्निक सीखने के बाद और ची रिफाइनिंग तक पहुंचने पर उसे एक्सटर्नल मेंबर ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर उसके पास मिक्स्ड स्पिरिचुअल रूट्स हैं तो वो क्लैन के लोअर एशेलॉन्स के अंडर जाएगा। कुछ साल वहाँ स्टडी करेगा, ची गैदरिंग सीखेगा और जब ची रिफाइनिंग तक पहुंच जाएगा तब वो लोअर एशेलॉन्स का हिस्सा बनेगा। अगर वो काफ़ी मेरिट अक्यूमुलेट करे तो शायद एक्सटर्नल मेंबर भी बन सके। मैंने क्यूरियोसिटी से पूछा, अगर किसी के पास हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स हो तो? उस केस में मेन हाउस खुद आएगा उसे एजुकेट करने। वो मेन कल्टिवेशन मेथड सीखेंगे और फिर मेन हाउस के डायरेक्ट लाइन में शादी के लिए बिठाया जाएगा, सन इन लॉ बनकर। मेन हाउस का सपोर्ट मिलेगा उनकी ग्रोथ में। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। मुझे समझ आया। उसके एक्सप्लेन करने से मुझे कल्टिवेटर क्लैन्स के मेंबर्स रिप्लेनिश करने का प्रोसेस और अच्छी तरह समझ में आया। मैंने बच्चे को सूद किया जब हम चोंगमुन क्लैन की टेरिटरी वापस आए। डिटेल्ड एग्जामिनेशन के बाद बच्चे को मिक्स्ड स्पिरिचुअल रूट्स के साथ आइडेंटिफाई किया गया और उसे बायोक्रा के पावरफुल फैमिली सपोर्टेड लोअर एशेलॉन मेंबर के अंडर अडॉप्ट करने का डिसीजन हुआ। उसकी ज़िंदगी अब पुरानी ज़िंदगी से काफ़ी अलग होने वाली थी। मैंने चोंगमुन क्लैन एल्डर से एक और मिशन लिया और नए कैंडिडेट्स ढूंढने के लिए निकल गया। सक्सेसफुली 3 मंथ्स के मिशंस कंप्लीट कर लिए। ट्रैवल करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि ये मिशन इन्वॉल्व करता था रूमर्स को ट्रेस करना और वेरीफाई करना कि इंडिविजुअल्स के स्पिरिचुअल चैनल्स ओपन हैं या नहीं। स्पिरिचुअल रूट होल्डर्स को क्लैन में लाना एक अलग मिशन था, इसलिए टाइम प्रेशर नहीं था। 3 मंथ्स का काम कंप्लीट करके मैं वापस अपने केव में आया। अब वक्त है ची गैदरिंग मेथड सीखने का। केव के एंट्रेंस को वुडन प्लैंक से सील करते हुए मैंने 1000 स्पिरिट स्टोन स्प्रेड किए और केव के सेंटर में क्रॉस लेगेड बैठ गया।
मायरियड ची गैदरिंग मेथड, जो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनके पास 5 स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं। 5 एलिमेंट्स सीक्रेट। मैंने आसपास के हेवन और अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब करना शुरू किया 5 एलिमेंट्स सीक्रेट को यूज़ करते हुए, और अपने स्पिरिचुअल रूट्स एक्टिवेट किए सीक्रेट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। वो याद आया जब मैंने 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू बी ओरिजिन अचीव किया था, तब 5 एलिमेंट्स स्पिरिचुअल एनर्जी हार्मोनियसली मेरे बॉडी में एंटर हुई थी। अब 5 एलिमेंट्स सीक्रेट ऑपरेट करते हुए एनर्जी मेरे दांटियन में पुल होने लगी। दूसरे कल्टिवेटर्स इस स्टेज में साल भर एफर्ट लगाते बस एनर्जी को हार्मोनाइज करने के लिए, लेकिन मेरे बॉडी की एनर्जी पहले से परफेक्टली बैलेंस्ड थी, इसलिए सिर्फ एग्जिस्टिंग एनर्जी को दांटियन में डालना ही इनफ था। इंस्टेंटली दांटियन में 5 एलिमेंट्स का परफेक्ट हार्मनी अचीव हो गया। फिर मैंने सीक्रेट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग दांटियन को ऑप्टिमाइज करना शुरू किया फॉर 5 एलिमेंट्स स्पिरिचुअल एनर्जी। टाइम गुजरता गया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और 5th डे पर फाइनली मैंने दांटियन को ऑप्टिमाइज कर लिया फॉर ऑल 5 एलिमेंट्स। अब मैं आधा रास्ता तय कर चुका हूँ। नेक्स्ट स्टेप था इन और यांग एनर्जीज को अब्जॉर्ब करना, सर्कुलेट करना और ट्रांसफॉर्म करना इनटू प्राइमोर्डियल केओस एनर्जी, इवॉल्विंग दांटियन, ताकि वो स्पिरिचुअल पावर रिसीव कर सके। टिपिकल कल्टिवेटर्स जिनके पास 5 स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं, वो मंथ्स या सालों लगाते हैं एनर्जी अब्जॉर्ब करने में, लेकिन मैं अलग था। मैंने डायरेक्टली स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रॉ किया फ्रॉम द 1000 स्पिरिट स्टोन्स अराउंड मी। गुगुगुगुगु। हाथ में हैंडफुल्स ऑफ स्पिरिट स्टोन्स लेकर मैंने फ्यूरियस एनर्जी अब्जॉर्प्शन स्टार्ट की। 5 स्पिरिचुअल क्वालिटी होने की वजह से एफिशिएंसी हाई नहीं थी, लेकिन मैंने क्वांटिटी के साथ कॉम्पेंसेट किया। बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद मैंने उसे इन और यांग एनर्जीज में डिवाइड किया 5 एलिमेंट्स सीक्रेट के अकॉर्डिंग। फिर मैंने सर्कुलेट किया दांटियन में, इन और यांग एनर्जीज मिक्स करके प्राइमोर्डियल केओस एनर्जी क्रिएट की। इस प्राइमोर्डियल केओस एनर्जी के साथ मैंने दांटियन फिल किया और एवोल्यूशन स्टार्ट किया। गुगुगुगु। दांटियन में चेंजेस शुरू हो गए। ड्रास्टिक चेंजेस के बावजूद जो बैलेंस डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, मैंने परफेक्ट बैलेंस मेंटेन किया फर्म कॉन्शियसनेस से और प्राइमोर्डियल केओस एनर्जी को काम करने दिया। कितनी देर तक मैंने दांटियन में प्राइमोर्डियल केओस एनर्जी पुश की यूजिंग 5 एलिमेंट्स सीक्रेट? फाइनली फ्लैश। दांटियन से लाइट एमिनेट हुई और प्राइमोर्डियल केओस एनर्जी में और ट्रांसफॉर्मेशन कॉज नहीं किया, बल्कि दांटियन ने अपने आप प्राइमोर्डियल केओस एनर्जी को ऑपरेट करना शुरू कर दिया, रिफाइन करके प्योर स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट करना। मैंने एक्सहेल किया और 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल पावर ऑपरेट की अंदर से। जब मैंने इनहेल किया, हेवन और अर्थ एनर्जी नेचुरली मेरे अंदर अब्जॉर्ब हुई मेरे इंटेंट के अकॉर्डिंग। मुझे रियलाइजेशन हुई मैंने 5 एलिमेंट्स सीक्रेट में ग्रेट सक्सेस अचीव कर लिया। इम्प्लीकेशन क्लियर था। अब मैं ची रिफाइनिंग स्टेज में असेंड कर सकता हूँ। मैंने आंखें खोली, केव से बाहर आया और मॉर्टल्स से पूछा, वर्किंग इन च्योममुन क्लैंस टेरिटरी, अबाउट द करंट डेट। मुझे पता चला कि 1 मंथ गुजर गया था सिंस आई स्टार्टेड क्लोज डोर कल्टिवेशन। चूँकि मैंने ऑलरेडी 3 मंथ्स के मिशंस कंप्लीट कर लिए हैं, मेरे पास रफली 2 मंथ्स बचे हैं। मैंने क्विकली डिसाइड किया। केव में वापस जाकर मैंने 5 सरपासिंग पाथ्स टू कल्टिवेशन निकाला। अब बचा हुआ टाइम यूज़ करके फर्स्ट स्टार ऑफ ची रिफाइनिंग अचीव करने की कोशिश करूं। ट्रांसलेटर नोट: स्पिरिचुअल एनर्जी दुनिया में बेसिक एनर्जी फॉर्म है, हेवन और अर्थ की एनर्जी। स्पिरिचुअल पावर वो एनर्जी है जो लॉ ट्रांसफॉर्मिंग दांटियन से ट्रांसफॉर्म होकर कल्टिवेटर के लिए यूजेबल पावर बन जाती है। ये लॉ पावर भी कहलाता है,
explaining the term law transforming Dantian.